अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने आइजा 600 को डिस्कस करना है। देखिए आइजा 600 में हमारे पास सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं। ठीक है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चेंज है ना इसके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज, 2 से 3 चेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का जो एक कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो चुका है। सही, सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट जो हम डिटरमाइन करते थे पहले, वो कॉन्सेप्ट को हमने ख़त्म कर दिया। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि जी अब वो फोकस ये करता है कि जी ग्रुप ऑडिटर जो है वो ग्रुप लेवल पे चीज़ों को काम करने की कोशिश करे। ठीक है, ग्रुप लेवल पे ही एग्रीगेट करके अगर वो परफॉर्म कर सकता है तो वो परफॉर्म करे। होता क्या था बच्चों, पहले ये होता था कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको नेशनल बैंक एग्जांपल दूं तो नेशनल बैंक ऑडिट में हमारे पास लेट से नेशनल बैंक की 3-4 सब्सिडीज थी। अब 2-3 सब्सिडीज ऐसी थी हमारे पास जो मटेरियल थी। सही है, मटेरियल कैसे थी? मटेरियल इसलिए थी बिकॉज अगर मैं ग्रुप से कंपेयर करूँ तो वो मटेरियल थी। तो मैं कहता था ठीक है यार, इस पूरी सब्सिडी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं उस सब्सिडी के ऊपर ग्रुप रेफरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह भेजता था। ठीक है, और फिर मैं उसको कहता था कि जी आप ये 2-3 एरियाज पे इन पे प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। मैं ये देखता ही नहीं था कि वो जिन एरियाज पे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं क्या वो एरिया ग्रुप लेवल पे कोई सिग्निफिकेंट रिस्क या रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो एरिया सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है भी या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने अपनी सारी प्लानिंग जो करनी है वो ग्रुप लेवल पे करनी है। सही है, ग्रुप लेवल के बेसिस पे फिर आपने कंपोनेंट की तरफ जाना है। पहले वाइस वर्सा होता था कि आपने कंपोनेंट को देखा, कंपोनेंट में आपने प्लानिंग करी, कंपोनेंट मटेरियल है, कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है, उसके ऊपर आप काम करने लगते थे। अब आपने सारी की सारी जो चीज है ना वो ग्रुप लेवल पे जाके परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल एनबीपी नेशनल बैंक की सब्सिडी थी एनपीपी एक्सचेंज। सही है, अब एनपीपी एक्सचेंज पर मैं कहता था जी रेवेन्यू आपका सिग्निफिकेंट रिस्क है। ठीक है, अब मैं ये देख ही नहीं रहा कि यार उसका जो रेवेन्यू है एनपीपी एक्सचेंज का, वो फीस इनकम वगैरह है, वो तो नेशनल बैंक के उस पे अदर इनकम में आ रही होती है। सही, वो तो इनका मेन रेवेन्यू आइटम है नहीं, वो तो इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट रिसीव है नहीं, वो तो अदर इनकम में आ रही होती है और वहां पे मेरा कोई रिस्क ही नहीं है। लेट से मैं क्यों वहां पे बैठ के उससे काम करवा रहा हूं। जो बहुत बड़ा चेंज आया है वो टोन का चेंज आया है। सही है, वो लैंग्वेज का चेंज आया है कि उसने अब सारा फोकस जो है ना, हर चीज पे फोकस जो करा हुआ है वो ग्रुप लेवल पे फोकस करा हुआ है। अच्छा, स्टैंडर्ड का अगर आप नाम देखो, उसका नाम क्या था? ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। ये नाम था एज 600 का। सही है, ऑडिट ऑफ द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। और जो पुराना एज देखेंगे तो वहां पे ज्यादातर फोकस जो किया गया था वो कंपोनेंट और कंपोनेंट ऑडिटर पे किया गया था। अब जो नया स्टैंडर्ड हमारे पास आया है उसके ऊपर जो फोकस है वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस है, वो ग्रुप ऑडिटर के ऊपर फोकस है, वो ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर फोकस है। और वो स्ट्रेटेजी, वो प्लानिंग, वो किस तरीके से आपने कंपोनेंट लेवल पे लेके आनी है, उस चीज को हमने यहां पे थोड़ा सा डिस्कस किया। तो इस चीज पर थोड़ा सा आपने फोकस रहना है, इन चीजों को थोड़ा सा देखना है। तीसरी चीज जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जो लैंग्वेज की बात करूंगा, लैंग्वेज थोड़ी सी अब चेंज हुई है। सही है, वो ग्रुप लेवल से चीजों को ड्राइव करने की जरूरत है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो ये है कि हम सबको पता है कि 2 स्टैंडर्ड हमारे पास रिसेंटली रिवाइज हुए। एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ और एक आइजा 315 रिवाइज हुआ। उन 2 स्टैंडर्ड के रिवाइज होने की वजह से आइजा 600 में भी इंप्लीकेशंस आई है। ठीक है, जब ISKM 1 के हम बहुत से कंपोनेंट्स को देखते हैं, बहुत से एलिमेंट्स को देखते हैं, अब उन एलिमेंट्स का तस्करा आइजा 600 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप, फॉर एग्जाम्पल इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, फॉर एग्जाम्पल इंगेजमेंट रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट एक्सेप्टेंस। तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस तो पहले भी था, लेकिन ये लीडरशिप वाली बात, ये एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाली बात, ये एंगेजमेंट रिसोर्स वाली बात, इसको ऐड कर दिया गया। सही, और अगेन ग्रुप के पर्सपेक्टिव से इनको ऐड किया गया और फिर कंपोनेंट के ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। सिमिलरली जो एक सबसे बड़ा चेंज और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हमारे पास आया है वो हमारे पास ये है आइजा 315 ऑडिट रिस्क। देखें आइजा 315 कहता क्या था कि जो सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है ना, आपने उसके ऊपर काम करना। सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है? जिसपे कोई ना कोई रिस्क होगा। सही है, तो ये जो सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है, ये जो स्कोप इन होगी, ये जो काम होगा, ये ग्रुप लेवल पे हो रहा होगा प्यारे बच्चों। सही है, ये अगर आप मुझसे ये इंट्रोडक्शन थोड़ा समझ लेंगे ना, आपको आसानी होगी। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि आपने सब्सिडी के एफएस देखते तो आप सब्सिडी के एफएस कहते थे यार सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, चलो इसके ऊपर हम काम करते हैं और इसका ऑडिट भी होता है तो ऑडिटर से रिपोर्ट भी ले लेंगे और 2-3 उसको रिस्क वगैरह कम्युनिकेट कर देंगे। अब वो आपसे कहता है नहीं, आप इस तरीके से ना करें। आप चूंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं, तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे आप आइजा 315 को अप्लाई करें। क्या मतलब? आप ये देखेंगे ग्रुप लेवल पे कौन से अकाउंट बैलेंस ऐसे हैं जो कि सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है। सही है, अगर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस आपको आइडेंटिफाई हो जाता है तो इसका मतलब है उसके ऊपर अब आपको काम करना जरूरी है। क्यों काम करना जरूरी है? बिकॉज कोई ना कोई रिस्क आइडेंटिफाई है और जब रिस्क है तो उसके अगेंस्ट आपने रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा। जब आप रिस्पॉन्स बना रहे होंगे तो वो अगेन ये कहता है कि आप रिस्पॉन्स इस तरीके से बनाएं कि सबसे पहले ये असेस करें कि क्या आप ग्रुप लेवल पे इस बैलेंस को वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर कैसी बात कर रहे हैं? ग्रुप लेवल के बैलेंस में तो कंपोनेंट भी शामिल है। वो कहते हैं नहीं, समझने की कोशिश करें, चीजें बहुत चेंज हो गई है। मैंने आज से 8-10 साल पहले जब PNG को ऑडिट किया था तो
पीएनजी को अगर आप देखो तो पीएनजी यूएस की कंपनी है, सही है, और पीएनजी की सब्सिडीज दुनिया भर में मौजूद है। पीएनजी का एक सेंटर है मनीला में, पीएनजी मनीला में, ठीक है, और पीएनजी मनीला में एक शेयर्ड सर्विस सेंटर है। और जितने भी पूरे दुनिया में कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा हो, कोई भी इनवॉइस, कोई भी परचेज हो रही हो, वो सारी की सारी रिलेटेड पार्टी के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, चाहे वो लोन हो, चाहे वो एक्सपेंस के हमारे पास क्लेम्स वगैरह हो, या फिर शेयर सर्विस एग्रीमेंट्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो सारी की सारी एंट्री, सारी की सारी अकाउंटिंग जो होती थी वो पीएनजी मनीला में होती थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर पीएनजी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ग्रुप ये देखे कि फॉर एग्जांपल यार, अगर ये पीएनजी मनीला है और जितने भी ग्रुप लेवल पे जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी परचेज है, इसकी अकाउंटिंग, इसका सिस्टम, इसके कंट्रोल सारे के सारे पीएनजी मनीला लेवल पे हो रहे हैं, वहाँ पे एक ही सिस्टम यूज़ हो रहा है, ट्रांजैक्शन भी होमोजेनस है। तो इसका मतलब है डिलॉइट जो है, डिलॉइट ग्लोबल जो है, जो इसका ऑडिटर है, वो ये क्यों कहे कि मैं इस बैलेंस के ऊपर 15 कंपोनेंट या 20 कंपोनेंट या 25 कंपोनेंट से काम कर रहा हूं। मैं इसको एग्रीगेट लेवल पे, कंसोलिडेटेड लेवल पे काम कर सकता हूं, मुझे कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है, मुझे कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये वो बैलेंसेस हैं, मैं इसको एग्रीगेट लेवल पे, ग्रुप लेवल पे काम कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल शेयर बेस्ड पेमेंट, अब ग्रुप ने एक शेयर बेस्ड पेमेंट की पॉलिसी निकाली है, सबको पता है कि यार ग्रुप लेवल पे शेयर बेस्ड पेमेंट सारी हो रही है, सारी पॉलिसी उधर है, सारी इंप्लॉयमेंट की वर्किंग उधर है, तो मैं क्यों कंपोनेंट से उनके ऊपर काम कर रहा हूं जब मैं ग्रुप लेवल पे उन चीजों के ऊपर काम करवा सकता हूं। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रही है, इंटर कंपनी लोन्स वगैरह है, वो ग्रुप लेवल पे होती है, ग्रुप लेवल डिसाइड कर रहा होता है, तो मैं क्यों कंपोनेंट्स से काम कर रहा हूं, मैं एग्रीगेट लेवल पे, ग्रुप लेवल पे उससे काम करवा लूंगा, सही है। अगर तो ग्रुप लेवल पे काम नहीं करवा सकता बिकॉज डेटा बहुत डिसएग्रीगेटेड है, डेटा डिफरेंट है, रेवेन्यू लाइन्स डिफरेंट है, होमोजेनियस नहीं है, सही, कंट्रोल्स डिफरेंट है, सिस्टम डिफरेंट है, बहुत से फैक्टर जो आगे जाके पढ़ेंगे। अगर ऐसी कोई चीज मेरे प्यारे बच्चों हो रही है, तो यहां पे स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि फिर आपने कंपोनेंट लेवल पे जाके उसको काम करना पड़ेगा, सही है। और उसमें भी वो आपको ऑप्शन देता है कि अगर 4-5 कंपोनेंट्स एक जैसे ही हैं, जिस पे रेवेन्यू एक जैसा है, होमोजेनस है, उन 4-5 कंपोनेंट को मर्ज करना, मतलब अब जो एग्रीगेशन हो रही है वो ग्रुप लेवल पे नहीं हो रही, वो नीचे कंपोनेंट लेवल पे आके मर्ज हो रही है, सही है। अगर वो भी नहीं हो सकती, लेट्स से नेशनल बैंक के केस में, नेशनल बैंक की 5 सब्सिडीज है और 5 सब्सिडीज के जो रेवेन्यू है वो डिफरेंट है, उनका रेवेन्यू सिस्टम डिफरेंट है, सही है, उनका रेवेन्यू प्रोसेस डिफरेंट है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन डिफरेंट है, उनका रेगुलेटरी फैक्टर डिफरेंट है, सही है, उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंप्लीकेशंस डिफरेंट है। अगर इतने सारे फैक्टर, तो फिर वो कहता है कि जी आप इंडिविजुअल फाइनेंशियल कंपोनेंट्स पे काम कर लो, सही है। उसमें भी काम कैसे करना है उसको भी हम आगे जाके कवर करेंगे। तो 3 से 4 चीज़ों को ख्याल रखिएगा। आपने अब रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करनी है जो हम लोग करते थे नेशनल बैंक ऑडिट पे, कि जी आपने सब्सिडीज को देखा, सब्सिडीज के नेट एसेट्स को देखा, सब्सिडीज को टोटल एसेट को देखा, आपने कहा तो ग्रुप की मैटेरिटी से बड़ा है, इसको आपने सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट तस्वर कर लिया और उसके ऊपर आपने ऑडिटर को ग्रुप रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह भेज दी। इस तरीके से अब काम नहीं होगा, सही, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि आईएस 315 और ISQM 1 की इंप्लीकेशंस यहाँ पे आ गई हैं। जो मैंने आईएस 315 में आपको रिस्क पढ़ाए थे, सही है, कि एक अकाउंट बैलेंस अगर उस पर कोई रिस्क फैक्टर है, अगर कोई अकाउंट बैलेंस उस पर कोई रिस्क फैक्टर है, उसकी वजह से कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है, तो वो अकाउंट बैलेंस सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस तस्वर किया जाता है। जब वो अकाउंट बैलेंस सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस तस्वर किया जाता है तो उसके ऊपर आपने, चूंकि रिस्क आइडेंटिफाई है, तो उसके ऊपर अपने रिस्पॉन्सेस भी बनाने। ये जो 315 की इंप्लीकेशन है ये आपने ग्रुप लेवल पे करना है। इसका मतलब नेशनल बैंक के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, उस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आके आपने आज 315 को अप्लाई करना है, ठीक है। कि रेवेन्यू है, क्या ये मेरा सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है कि नहीं है, पीपीई है, क्या ये मेरा सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है कि नहीं है, राइट टू यूज एसेट है, क्या ये मेरा सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है कि नहीं है। इस लेवल पे आपने सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंसेस को डिटरमाइन करना, और जब डिटरमाइन हो जाएगा तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि ग्रुप लेवल पे, कॉम्पोनेंट लेवल पे एग्रीगेट करके देख लो, ग्रुप लेवल पे सबको एग्रीगेट करके देख लो, कॉम्पोनेंट लेवल पे एग्रीगेट करके देख लो, या इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। और एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है एग्रीगेशन रिस्क का, सही है। चूंकि जब आप एग्रीगेट कर रहे होते हैं तो कुछ बैलेंसेस ऐसे होंगे जिसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे होंगे, सही है। अगर कुछ बैलेंसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर आपने काम ही नहीं करा है, आपके पॉपुलेशन का पार्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब है वहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। तो आपने ये चेक करना है कि क्या वो रिस्क कवर्ड है या नहीं, और अगर वो रिस्क कवर्ड नहीं हो रहा तो उसके ऊपर आपने मजीद ऑडिट प्रोसीजर, लेट्स से एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म करने होंगे। अच्छा जी, मैं आपके सामने कोशिश ये करूंगा कि जो पुराना स्टैंडर्ड था मैं उसको भी सामने रखूंगा ताकि आपको बता सकूं कि चेंजेस कहाँ कहाँ पे हुई हैं और क्यों हुई है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात करी, अगर आप उसको सामने रखेंगे तो बड़ा आसानी होगी आपके लिए, सही है। तो मैं पहली कोशिश ये करूंगा कि जो आपके पास जो हमने पुराना पढ़ा हुआ है उसको मैं थोड़ा बहुत सामने रखूंगा और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि ये की चेंजेस हुई हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चूँकि इसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो मैं दूसरा काम आपके साथ ये करूँगा कि जो चेंजेस आई हैं उसके साथ मैं आपको आइज़ा भी साथ साथ आपको बता दूँ कि आइज़ा में ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई और इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, आइज़ा में कुछ चीज़ें स्कैटर्ड की गई हैं जो पहले बड़ी
आसान थी उसको आप इस बार थोड़ा सा स्कैटर्ड कर दिया गया है। तो वो स्कैटर्ड क्यों किया गया है उसकी लॉजिक भी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगा, और फिर एंड में कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से और एक अच्छे फ्लो चार्ट से इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आप ये देख लें। चलिए जी, आइजा 600 का हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है? आइजा 600 का ऑब्जेक्टिव है कि जी टू डिटरमाइन वेदर टू एक्ट एज एन ऑडिटर, और दूसरा इफ एक्टिंग एज द ऑडिटर ऑफ द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली विद द कंपोनेंट ऑडिटर स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ देयर वर्क। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव एक नई चीज ऐड हुई है, सही है, वो ये ऐड हुई है, एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ दैट वर्क। इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ दैट वर्क, सही है। तो उसको सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करना है बल्कि उसके काम को इवेल्युएट भी करना है। यहां पे थोड़ा सा स्पेसिफिक फोकस दे दिया गया है, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस regarding the financial information of the component and the consolidation process to express an opinion। इस चीज़ को हमारे पास ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से लेकर आए, इस चीज़ को हमारे पास ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से लेकर आए कि हमने इवैल्यूएट करना है whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained from the audit procedure including with respect to the work performed by the component auditor। तो पुराने पास हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो इंटेक रहे, लेकिन इसमें कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स को ऐड कर दिया गया, सही है। वो नए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो भाई पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट डिटरमाइन वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, टोन जो हो रही है वो चेंज हो रही है, सही, जो लैंग्वेज है वो चेंज हुई है। पहले पुराना ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें, पुराना ऑब्जेक्टिव देखें तो पुराने ऑब्जेक्टिव में क्या था कि जी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट। पहले ये लिखा हुआ होता था, सही है, कि आपने फाइनेंशियल कंपोनेंट के बारे में। अब वो कह रहे हैं कि नहीं यार, आप तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो। योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वुड बी कि जी आपने ग्रुप फाइनेंशियल, सारी जो लैंग्वेज आप है ना वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से और फिर कंपोनेंट ऑडिटर को ऐड किया गया, सही है। अगली चीज हमारे पास है आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हाईलाइट करें बच्चों, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है। पहले क्या होता था, कंपोनेंट लेवल पे रिस्क आइडेंटिफाई करो। वो कह रहे हैं नहीं भाई, आपने ग्रुप लेवल पे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। तो रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर कोई इनहेरेंट रिस्क फैक्टर होगा, अगर कोई इनहेरेंट रिस्क फैक्टर होगा तो इसका मतलब है कि वो जो उस पर अगर आपने कोई रिस्क की वजह से कोई रिस्क आइडेंटिफाई करा किसी अकाउंट बैलेंस पे, वो अकाउंट बैलेंस तस्वीर किया जाएगा सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस, सही है। तो जो लैंग्वेज है, जो टोन है, जो लय है, वो सारा का सारा फोकस हो गया ग्रुप एफएस के ऊपर, सही है। एंड प्लान एंड परफॉर्म द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड टू दोस रिस्क। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बी सफिशिएंटली and appropriately involved in the work of the component auditor throughout the group audit, including communicating clearly about the scope and timing of their work and evaluating result of that work। अब चूंकि वो से दो जगह पे ग्रुप एफएस का तस्करा कर दिया, अब वो कह रहा है कि जी अगर आपने कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज किया है, सही, तो आपने थ्रू आउट द ग्रुप ऑडिट इन्वॉल्व रहना है। बी सफिशिएंटली एंड एप्रोप्रिएटली इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर थ्रू आउट द ग्रुप ऑडिट, इंक्लूडिंग कम्युनिकेटिंग क्लियरली अबाउट द स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ देयर वर्क एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ दैट वर्क। तो आपने प्लानिंग में, परफॉर्मेंस में, रिपोर्टिंग में, हर फेज में सफिशिएंटली एंड एप्रोप्रिएटली आपने इन्वॉल्व रहना है। आखिरी चीज, इवेल्युएट वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म including with respect to the work performed by the component auditor, सही है। आइजा 600 का तो नाम ही है भाई, आइजा 600 का तो नाम ही है। क्या नाम है आइजा 600 का भाई? आइजा 600 का नाम है ऑडिट ऑफ द ग्रुप एफएस इंक्लूडिंग द वर्क। तो अब जो आपको लैंग्वेज दिखेगी वो लैंग्वेज इसी तरीके से दिखेगी कि उसने हमेशा आपसे जो भी पैराग्राफ होगा सबसे पहले वो आपसे बात ग्रुप एफएस के पर्सपेक्टिव से करेगा और फिर इंक्लूडिंग द कंपोनेंट ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से करेगा। इवैल्यूएट वेदर द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म इंक्लूडिंग विद रिस्पेक्ट टू द वर्क परफॉर्म बाय द कंपोनेंट ऑडिटर एज अ बेसिस फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द ग्रुप एफएस। तो अगर कंपोनेंट ऑडिटर को आपने एंगेज भी किया तो कंपोनेंट के लिए एंगेज नहीं किया, ग्रुप एफएस लेवल पे एंगेज किया गया, सही, ग्रुप एफएस पे ओवरऑल ओपिनियन के लिए एंगेज किया है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों। तो पुराना ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो बड़ा फोकस था कंपोनेंट के ऊपर, यहाँ पे ग्रुप लेवल को ऐड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बार बार एक चीज कहता था कि हमारे पास आइजा 600 कोई मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि अगर आप सारे आइजाज को ऐड कर लें, 210 ऐड कर लें, 315 ऐड कर लें, 300 ऐड कर लें, 500 ऐड कर लें, 320 ऐड कर लें, 300 ऐड कर लें, 300 में एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस का ऐड कर लें, इन सारे स्टैंडर्ड्स को अगर आप ऐड कर लेंगे आपके पास आइजा 600 बन जाएगा। पुराना आइजा क्या कहता था? पुराना आइजा इन सारी चीजों में फोकस कंपोनेंट के ऊपर करता था। यही आइजा अभी भी हम जो पढ़ेंगे ये होगा। सबसे पहले क्लाइंट एक्सेप्टेंस होगी, सही है, उसके बाद एंगेजमेंट लेटर होगा, उसके बाद रिस्क आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद मटेरियलिटी वगैरह हमारे पास आ रही होगी, उसके बाद फर्दर रिस्पॉन्स आ रहा होगा, रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क आ रहा होगा, फिर उसके बाद हमारे पास इवैल्यूएशन आ रही होगी। सारा कॉन्सेप्ट, सारा स्ट्रक्चर अभी भी है, लेकिन ये जितनी भी चीजें हम नीचे पढ़ेंगे, पहला नाम जो लिखा हुआ आ रहा होगा वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आ रहा होगा। इसके अंदर प्यारे बच्चों ऐड कर लें ISQM1। चूंकि ISQM1 चेंज हुआ था तो इसकी इंप्लीकेशन आइजा 600 में कैसे अप्लाई होगी उसको भी इंक्लूड कर दिया गया, सही है। और
और ये जो आईजा 315 रिवाइज्ड हुआ था, आईजा 315 हमारे पास जो रिवाइज्ड हुआ था, तो इसमें आपको याद होगा इसमें आईजा 315 में नाम भी चेंज हुआ था, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बाकायदा तौर पर इंक्लूड कर दिया गया था, और 315 में जो रिस्क असेसमेंट थी और रिस्क आइडेंटिफिकेशन थी उसके प्रोसेस को पूरा चेंज किया गया था। उसकी इंप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी बच्चों। सबसे पहली चीज हम आते हैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर से। ये सबसे पहली, अब ये लीडरशिप वाला वर्ड आया कहां से? ये तो ISQ1 से आया, तो ये ISQ1 की एप्लीकेशन आ रही है, सही है, ISQ1 की एप्लीकेशन आई सबसे पहले, कुछ ने लीडरशिप वाली बात कर दी। लीडरशिप के ऊपर उसने क्या बोला? इन अप्लाइंग 220 रिवाइज द ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू टेक द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग एंड अचीविंग द क्वालिटी ऑन द ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट। इन डूइंग सो द ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर द ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट दैट emphasize the expected behavior of the engagement team members, be sufficiently and appropriately involved throughout the group audit engagement including in the work of comp। देखिए अभी भी जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं वो ग्रुप लेवल बात कर रहे हैं, ग्रुप लेवल पे आपने कल्चर बनाना होगा, सही है, एक एनवायरनमेंट बनाना होगा, और उसके बाद कह रहा है कि आपने sufficiently and appropriately इन्वॉल्व होना है थ्रू आउट द ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट इंक्लूडिंग इन द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर such that the group engagement partner has the basis of determining whether the significant judgment made, the conclusion reached are appropriate given the nature and circumstances of। तो ये आज 220 की एक्जैक्टली चीज कॉपी कर दी गई है, सिर्फ चेंज किया आया है, ग्रुप एफएस का वर्ड आ गया है, इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर। मेरे बच्चों अब ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है, एनवायरनमेंट भी बना चुके हैं, कल्चर भी बना चुके हैं, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल गया। अब क्या मुझे इस ग्रुप एंगेजमेंट को, इस ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑडिट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर एक्सेप्ट करना चाहिए तो मुझे क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। ये जो आपके सामने स्लाइड रखी गई है प्यारे बच्चों, ये वो स्लाइड है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी हुई थी, सही है। इस स्लाइड के ऊपर स्टैंडर्ड ने सिग्निफिकेंट चेंजेस कर दिए हैं, सही है, रीशफलिंग भी करी है, चीजों को रिमूव भी किया है, चीजों को ऐड भी किया है मेरे प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? सबसे पहली चीज, जब आप एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस की बात करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा फ्लेवर दे दूं कि चेंज हुआ क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये जो आपके पास सामने स्लाइड है प्यारे बच्चों, ये ये हमारे पास पुराने आईजा 600 की स्लाइड है। अगर मैं इसका पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ूं, पहला पॉइंट पढ़ूं कि एंगेजमेंट पार्टनर, सही, द ग्रुप ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैन रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन in relation to the consolidation process and the financial information of the component on which to base the group audit opinion। ये जो पूरी लाइन लिखी हुई आ रही है ना बच्चों, in relation to the consolidation process and the financial information of the component on which to base the group audit opinion, ये कट गया है बिकॉज फोकस ग्रुप एफएस के ऊपर है। वर्ड कौन सा यूज हो गया? ऑन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको आप समझे इस तरीके से, डिटरमाइन वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट्स कैन रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड ऑन ग्रुप एफएस। पहले जो फोकस था वो ये था कंपोनेंट के ऊपर, वो कह रहे हैं ग्रुप एफएस लेवल पे सारा काम होगा, ग्रुप एफएस लेवल पे सारा काम होगा, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास एक और चीज आ रही थी, द ग्रुप एंगेजमेंट टीम ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप, इट्स कंपोनेंट एंड द एनवायरनमेंट सफिशिएंटली टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, तो इस चीज को भी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस से रिमूव कर दिया गया, सही है। तो बच्चों ये हमारे पास, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले आपको एक फ्लेवर दूंगा कि चेंज हुआ क्या है, तो आपको वो टर्मिनोलॉजी और लैंग्वेज अगर समझ आ जाएगा बच्चों, इसमें आपका फायदा है, सही है, इसमें आपका फायदा है। मैं पूरा आईजा 600 जो है आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, बल्कि आईजा 600 में कहां कहां चेंज आई है, क्यों आई है, उसका रैशनल क्या था, वो सारी चीजें भी आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर आप एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस के पैराग्राफ को देखें, बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट, द ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर शैल डिटरमाइन वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिटर्स कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द ग्रुप एफएस। क्या यहां तक बात समझ आती है भाई? अच्छा, इफ आफ्टर द एक्सेप्टेंस or continuance of the group audit engagement, the group engagement partner concludes that the sufficient appropriate auditors cannot be obtained, the group engagement partner shall consider the possible effect on the group audit। यहाँ पे हमारे पास कुछ रेफरेंसेस हैं, इसमें एक चीज सुन लें। हमारे पास जो पहला पॉइंट ही लिखा हुआ आ रहा था बच्चों, जो पहला पॉइंट ही लिखा हुआ आ रहा था, इसके ऊपर था कि जी आप डिटरमाइन करें कि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकते हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो कैसे ऑब्टेन करें? तो पहले भी कुछ गाइडेंस हमें प्रोवाइड की गई थी, सही है। कैसे लेंगे? ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि भाई कौन कौन सी सब्सिडीज है, कहां पर है, वहां पे जुरिसडिक्शन क्या है, वहां पे जा सकता हूं नहीं जा सकता, इंडिया में तो सब्सिडी नहीं है, यूक्रेन में तो नहीं है, फलस्तीन में तो नहीं है, इसराइल में तो नहीं है, कहां पे हमारी सब्सिडीज है, क्या ग्रुप स्ट्रक्चर है, पहले आप वो देख लें। उसके बाद जो वर्ड लिखा हुआ आ रहा था, कंपोनेंट बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखिए कितना खूबसूरती से इस लाइन को चेंज किया गया है, कंपोनेंट बिजनेस एक्टिविटीज को कट करके जो वर्ड इंक्लूड किया गया वो लिखा हुआ है एक्टिविटीज दैट आर सिग्निफिकेंट टू द ग्रुप। मेरे बच्चों बस थोड़ी बहुत मैं बार बार मेहनत कर रहा हूं इस चीज के ऊपर, कोई ऐसा हैंड आउट नहीं है जहां पे उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताई हो, सही है, कि 600 में ये ट्रैक चेंजेस करके कोई 600 का बताया। मैंने दोनों आइजाज को कंपेयर करके प्रैक्टिकली बकायदा माशाल्लाह इसको अप्लाई भी कर चुका हूं। तो जो लैंग्वेज में चेंज आया है, जो फोकस चेंज आया है, वो मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज ये आपकी ड्राफ्टिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, सही है।
तो पुराना आइजा में जो वो ये आपके पास जो स्लाइड है पुराना आइजा की, सही है, पुराना आइजा में वर्ड क्या लिखा हुआ था, कंपोनेंट बिजनेस एक्टिविटी, उसको कट करके उसने क्या कर दिया, एक्टिविटीज दैट आर सिग्निफिकेंट टू द ग्रुप। हमेशा ग्रुप लेवल के पर्सपेक्टिव से काम होगा, सही है, कंपोनेंट के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट नहीं मैटर करती, मेरे लिए ग्रुप लेवल के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मैटर करती है, और उसकी वजह से ग्रुप लेवल ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां मसला आ सकता है, हाँ इस कंपोनेंट में मसला आ सकता है। तो आपकी मेथोडोलॉजी इस तरीके से होनी चाहिए रादर देन रिवर्स होनी चाहिए। उसके बाद यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये इनटेक रहा है, ग्रुप वाइड कंट्रोल को अलग से कवर किया गया, इसके जगह पे वर्ड यूज किया गया यूज ऑफ शेयर्ड सर्विस सेंटर, सही है, कंसोलिडेशन प्रोसेस को इंक्लूड किया गया है, वेदर द कंपोनेंट ऑडिटेड फ्रॉम नेटवर्क फ्रॉम, इसको अलग से हमने कंसीडर कर रहे हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी चीजें जो पुरानी थी कि जी आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट में ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ फैक्टर्स थे जो कि हमने पहले भी पढ़े हुए थे, वो सारे फैक्टर्स इंटेक्ट हैं, एक दो जगह पे लैंग्वेज का चेंज हुआ है, शेयर्ड सर्विस सेंटर का कॉन्सेप्ट आया, जो मैंने आपसे पीएनजी मनीला के एग्जांपल दी थी, वो हमारे पास शेयर्ड सर्विस सेंटर कहलाता है, उसका हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया है, और चीज़ें हमारे पास वही है कि इन चीज़ों की आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। अच्छा मेरे बच्चों, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस के अंदर जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेंस होती है वो टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट की होती है, सही, वो एंगेजमेंट लेटर की होती है, हमने एंगेजमेंट लेटर बनाना होता है। पुराना आइजा में अगर हम चलें तो पुराना आइजा में भी हम इस एंगेजमेंट लेटर का ये पूरा फॉर्मेट है, एंगेजमेंट लेटर के जो पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम आइजा 600 में पढ़े थे वही वो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। वो कह रहा है कि जी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में ये लिखा होना चाहिए कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्रुप एंगेजमेंट टीम एंड कंपोनेंट ऑडिटर भी होगा। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लिखा होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट ऑडिटर एंड दोस्त विद गवर्नेंस, उसका एक्सेस होना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड कंपोनेंट ऑडिटर एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन। उसने कहा कि यार ये कंपोनेंट कहाँ से आ गया, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंगेजमेंट लेटर क्या होगा, ये कंपोनेंट के ऊपर क्यों फोकस हो रहा है, वही लैंग्वेज ग्रुप एफएस के ऊपर। तो अब वो आपसे क्या कहता है, 3 पॉइंट्स को ऐड कर दिया उसने कहा एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, सही है, उसके बाद उसने कहा जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी उसका भी एक्सेस मिलेगा, और मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा। अगर एक्सेस नहीं मिल सकता, रिस्ट्रिक्शन है, तो वो या तो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ग्रुप मैनेजमेंट होगी या इम्पोज्ड बाय द ग्रुप मैनेजमेंट होगी। तो वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कहता है इन अप्लाइंग आइजा 210 द ग्रुप ऑडिटर शैल ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ द ग्रुप मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड दैट टू प्रोवाइड द एंगेजमेंट टीम विद एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ विच द ग्रुप मैनेजमेंट एवेज दैट इज रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ग्रुप एफएस की बात आ गई तो कंपोनेंट ऑलरेडी कवर हो गया, सही है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट द एंगेजमेंट टीम में रिक्वेस्ट फ्रॉम द ग्रुप मैनेजमेंट और कंपोनेंट मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रुप ऑडिट एंड unrestricted access to persons within the group from the engagement team determine it necessary to operate out of। तो 210 जो है हमारे पास, जो ये जो चीजें हैं ये 210 में ऑलरेडी लिखी हुई है, सही है। एक बार स्मार्ट हैंडआउट भी देख लो 210 का, ये 210 का स्मार्ट हैंडआउट है, इसके अंदर हमारे पास ये चीजें आइजा 210 एंगेजमेंट लेटर में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था। सेम चीज अब इस चीज को फोकस कर दिया गया कि जी ग्रुप एफएस के पर्सपेक्टिव से जो लैंग्वेज में चेंज आया है सिर्फ और सिर्फ ग्रुप एफएस का वर्ड आया है बच्चों, और कोई चीज नहीं है, सही है। पैराग्राफ 20 आपसे कहता है if the group engagement partner concludes that the group management cannot provide the engagement team with the access to information or unrestricted access to person within the group due to restrictions that are outside the control of the group management, the group engagement partner shall consider the possible effect on the group audit। सही है, फिर आपने ग्रुप ऑडिट पे इसके इफेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा, अगर तो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ग्रुप मैनेजमेंट है। अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस इज इम्पोज्ड बाय द ग्रुप मैनेजमेंट अगर इम्पोज कर रही है, if the group engagement partner concludes that it will not possible for the group auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence, the possible effect will result in a disclaimer of opinion on the group FS, the group engagement partner shall either in the case of an initial engagement not accept the engagement। अगर उसको एक्सेप्टेंस के वक्त लगता है कि जी मैनेजमेंट स्कोप लिमिटेशन इंपोज कर रही है, एंगेजमेंट लेटर पे साइन नहीं कर रही है, सही है, तो वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर रिकरिंग एंगेजमेंट है, पिछले साल मसला नहीं था, इस साल मसला क्रिएट हो रहा है, तो वो विड्रॉ कर देगा। और अगर विड्रॉ मना करता है, व्हेन द लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट द ऑडिटर, तो जितना मैक्सिमम काम कर सकते हो करो और डिस्क्लेमर दे दो, सही है। ये अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 705 के बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें मसले वाली बात क्या है, इसमें से वो सिर्फ जो मसले वाली बात, देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर ग्रुप मैनेजमेंट इंपोज कर रही है स्कोप लिमिटेशन और आपको लगता है कि इसका इंपैक्ट परवेजिव है, आप डिस्क्लेमर देंगे तो फिर आप विड्रॉ कर जाए, सही है, आप विड्रॉ कर जाए। अगर इनिशियल ऑडिट है, मतलब आपका पहला साल है, तो फिर आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही ना करें। अगर दूसरा साल है, तीसरा साल है, मैनेजमेंट ने कोई ऐसी हरकत करी है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप विड्रॉ कर दें। अगर विड्रॉ नहीं कर सकते, जितना काम कर सकते हैं करें, और फिर आप डिस्क्लेमर देते हैं। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है। जब डिस्क्लेमर देंगे तो एज 706 भी ट्रिगर करेगा, जो कि आपसे कहता था कि आप चाहे तो अदर मैटर पैराग्राफ में बता सकते हैं कि आपने क्यों डिस्क्लेमर दिया, आपने विड्रॉ क्यों नहीं किया। तो ये वाली सारी वाली बात कि लॉ रेगुलेशन मुझे प्रोहिबिट करता था इसलिए मैंने नहीं करा, तो ये पॉइंट भी आप तस्वीर कर सकते हैं, ठीक है। समझने वाली चीज़ क्या है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ A38 से A46, वो आपसे कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सेस ऑफ टू इंफॉर्मेशन और पीपल आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ग्रुप एंगेजमेंट।
तो बच्चों ये जो हमारे पास टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पहले हमारे पास ये 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट लिखे हुए थे, ये 4 पॉइंट अभी भी इंटेक्ट हैं। इसको एज अ एडिशनल मैटर जो है एप्लीकेशन पैराग्राफ में इंक्लूड कर दिया गया एज एन एडिशनल मैटर। सही है। जो मेन पैराग्राफ है उसमें उसने कहा है कि जी आप सिंपल सी बात करें, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ग्रुप ऑडिटर के पास ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट परस्पेक्टिव से एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस भी होना चाहिए और अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब अब लैंग्वेज आप देखें, लैंग्वेज वही है। सही है कि आपने जो सारा फोकस किया है वो ग्रुप एफएस के ऊपर फोकस किया है। अगर मैं आपके सामने आज 600 रखूं तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। सही है। किस लेवल पे? किस लेवल पे? ग्रुप एफएस लेवल पे। किस लेवल पे? ग्रुप मैनेजमेंट पे। सही है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू डिटरमाइन द नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो जितनी बातें की गई हैं, तो सर इसका मतलब ये पुराने पॉइंट्स कहां चले गए? ये पुराने पॉइंट्स कहां चले गए? ये पुराने पॉइंट्स कट नहीं हुए हैं प्यारे बच्चों। ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं ये आपके एडिशनल मैटर है। फैजान साहब एडिशनल मैटर, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर अब आप हेडिंग डाल देंगे एडिशनल मैटर। सही है। ये जो आपके 4 पॉइंट्स हैं ये एडिशनल मैटर है। सही है। अगर आप एज 600 को देखें तो एज 600 में अगर आप देखें तो जो 4 पॉइंट्स हैं उसको इसने इस तरीके से एडिशनल मैटर्स के तौर पे कहा है कि अगर आप चाहें तो इन मैटर्स को भी ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मेन एलिमेंट क्या होंगे जो कि लाजमी होने चाहिए? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आपके पास होना चाहिए, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का होना चाहिए और सारे एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। सही है। तो ये हमारे पास एज 210 एंगेजमेंट लेटर में जो लैंग्वेज का चेंज आया है वो इस तरीके से आया। अच्छा यार बच्चों, ये एक जो मैं पैराग्राफ आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पीपल इम्पोज बाय द ग्रुप मैनेजमेंट, ये पढ़ लिया हमने। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन और पीपल आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ग्रुप मैनेजमेंट। सही है। आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ग्रुप मैनेजमेंट। इसके अगर मैं पॉइंट के साथ आपको डिस्कस करूँ तो इसके ऊपर कुछ पैराग्राफ गाइडेंस दी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और एक्सपेक्टेड है कि पेपर में इसके ऊपर सवाल भी आ सकता है। तो वो कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पीपल। Restriction on access to the information people do not eliminate the requirement for the group auditor to obtain sufficient appropriate audit। वो कहता है कि जी अगर restriction, इसका मतलब ये नहीं है कि जी आप sufficient appropriate audit नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं। कैसे? Access to information of people can be restricted for many reasons। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है, such as restriction imposed by the component management, law or regulation or other condition, for example war, सिविल अनरेस्ट और आउटब्रेक ऑफ डिजीज। सारे चीज़ें याद है ना, रशिया यूक्रेन, फलस्तीन इसराइल, कोविड-19, एमपॉक्स। ये पैराग्राफ 180 डिस्क्राइब हाउ द ग्रुप ऑडिटर मे बी एबल टू ओवरकम द रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सेस टू कंपोनेंट ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट करें और आगे जाके हम पैराग्राफ 180 भी पढ़ेंगे। A180 पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पैराग्राफ A40 इसमें इसने डिफरेंट सिनेरियोज बताएं। डिफरेंट सिनेरियोज बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहली चीज, इन सम सर्कमस्टेंसेस द ग्रुप ऑडिटर मे बी एबल टू ओवरकम द रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पीपल। फॉर एग्जांपल, if access to component management or those with governance of the component is restricted, अगर component management या component के those with governance के ऊपर restrict हो रहा है, access restrict हो रहा है, the group auditor may request the group management or those with governance of the group to assist with removing the restriction और अदरवाइज रिक्वेस्ट द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द ग्रुप मैनेजमेंट और दो सर्विस। अगर वहाँ पे एक्सेस का मसला आ रहा है, आप ग्रुप मैनेजमेंट को बोलेंगे कि जी इस एक्सेस को ख़त्म करें, या आप ग्रुप मैनेजमेंट को बोलेंगे ठीक है यार मुझे आप डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे कॉम्पोनेंट मैनेजमेंट को एक्सेस करने में मसला आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन है, मैं ग्रुप मैनेजमेंट को बोलूँगा भाई आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन अरेंज करके दे दो। वही पहला पैराग्राफ समझने की कोशिश करिएगा कि अगर कोई लिमिटेशन आ रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट लिखते हैं, वो आपको कुछ तरीका बता रहे हैं, तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। दूसरा, इफ द ग्रुप हैज़ अ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो इसका मतलब पहले वाले में जो बात कर रहा है आपसे, वो बात कर रहा था कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। भाई जब आप कंट्रोल करते हो अपनी सब्सिडरी को तो इन्फॉर्मेशन मंगवा के दो मुझे, समझने की कोशिश करेगा। अब वो कहता है, अगला सवाल ये आता है कि जी व्हाट इफ अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हुई, 40% होल्डिंग है, 35% होल्डिंग है, इफ द ग्रुप हैज़ अ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एन एंटिटी दैट इज अकाउंटेड फॉर बाय द इक्विटी मेथड। सही है, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स वगैरह हो गई। द ग्रुप ऑडिटर में डिटरमाइन वेदर द प्रोविजन एग्जिस्ट in terms of joint venture agreement or the terms of other investment agreement regarding access by the group to the financial information of the entity and request the group management to exercise such right। फिर आप कहेंगे ठीक है यार आप कंट्रोल तो नहीं करते इसको, लेकिन अगर जॉइंट वेंचर है, लाइट से जॉइंट अरेंजमेंट है या फिर आपकी एसोसिएट है, तो ये जो एग्रीमेंट वगैरह है आप इसको देखेंगे और उस एग्रीमेंट के तहत आप देखेंगे कि क्या
इस इन्वेस्टर के पास राइट है एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का, राइट है चीजें मांगने का, राइट है मीटिंग कॉल करवाने का, और अगर है तो फिर आप ग्रुप मैनेजमेंट को बोलेंगे और ग्रुप दो स्टैब्लिश को बोलेंगे कि जी आप अपने इस राइट को एक्सरसाइज करें बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। अच्छा, अब वो कहता है इफ द ग्रुप हैज अ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एन एंटिटी दैट इज अकाउंटेड फॉर बाय द इक्विटी मेथड, उसी वाली चीज को वापस से लेके आ रहा है, एंड द ग्रुप हैज अ रिप्रेजेंटेटिव हु आर ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड और आर मेंबर ऑफ दोस विद गवर्नेंस और ऑफ द नॉन कंट्रोल एंटिटी, द ग्रुप ऑडिटर मे इंक्वायर वेदर दे कैन प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड द अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम इन दिस रूल्स। कितनी अच्छी बात करती है उसने कहा कि देखिए तरीकेकार बता रहा है, कह रहा है अगर आपको कंपोनेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो ये स्कोप लिमिटेशन नहीं है। इवन वो कहता है कि 12.5%, 13%, 14% जो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है उसके बेसिस पे आपके पास एक कंपनी के पास होल्डिंग और उसके बेसिस पे आपका डायरेक्टर बैठा हुआ और आपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट रिकॉग्नाइज किया हुआ है इसको, तो अगर कोई लिमिटेशन आ भी जाती है ग्रुप कंपोनेंट मैनेजमेंट से बात करने में, कंपोनेंट दो स्टैब्लिश गवर्नेंस से बात करने में, तो भाई आपका बंदा तो बैठा है ना वहां बोर्ड में यार, तो आप उस बंदे से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, सही, उस बंदे से इंफॉर्मेशन ले सकते हो आप। अब ये सुनिएगा बड़ी, तो मैं बार बार आपको ये जो एग्जैक्ट पैराग्राफ है आइजा के इसको रीड करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। If the group has a non-controlling interest in an entity that is accounted for by the equity method and the group auditor access to information of people at the entity is restricted, the group auditor may be able to obtain information to be used as audit evidence regarding the entity's financial information. For example, financial information that is available from the group management, जो financial information group management के पास available है उससे। तो वो कह रहा है कि यार अगर आपको कंपोनेंट मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेने में कोई मसला है या कोई एक्सेस में मसला है तो आप ये क्यों भूल रहे हैं कि जो ग्रुप मैनेजमेंट है उसके पास तो इंफॉर्मेशन होगी, बिकॉज उसको भी तो कंसोलिडेशन करनी होगी। कंसोलिडेशन की जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की होती है, ग्रुप मैनेजमेंट की होती है। तो आप ये चेक कर लेंगे कि ग्रुप लेवल पे वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल है या नहीं। तीसरी चीज, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन सच एज ऑडिटेड एफएस, पब्लिक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स और कोटेड प्राइस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन द नॉन कंट्रोल एंटिटी, और जो पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। अगेन वापस एक चीज कहता है, इफ द ग्रुप हैज अ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एंटिटी दैट इज अकाउंटेड फॉर बाय द इक्विटी मेथड एंड द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पीपल एट द एंटिटी इज रिस्ट्रिक्टेड, द ग्रुप ऑडिटर मे कंसीडर वेदर सच रिस्ट्रिक्शंस are inconsistent with the group management assertion regarding the appropriateness of the use of the equity method of accounting। इसको हाईलाइट करें प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना ख़तरनाक सवाल आ सकता है कि आपकी सोच है, सही है। इसका मतलब है कि अगर वो आपसे कहता है कि जी आपकी एक एसोसिएट है और एसोसिएट है और ग्रुप मैनेजमेंट जो है, जो ग्रुप मैनेजमेंट है वो इस एसोसिएट की इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं कर पा रही है, सही, और ऊपर जितने तरीके कार हैं वो सारी की सारी नहीं हो पा रही, तो मैनेजमेंट का ये दावा, ये एजर्ट करना कि ये मेरी एसोसिएट क्यों है, बिकॉज मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सही है, मैं इसकी पॉलिसीज वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, तो मेरा चूंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपका कैसे हो गया यार, आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे हो गया, बिकॉज आपकी तो चलती नहीं है यहाँ पे, आपकी तो चल ही नहीं रही है यहाँ पे, सही, आपको तो इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी जा रही। वो कंपनी जिसमें आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करी हुई है, आपको तो इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिल रही है, तो क्या वाकई में आप इस कंपनी को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, तभी ये सारे पैराग्राफ्स मैंने आपके पढ़े। अगर मैं इसको समराइज करूँ प्यारे बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट और आसान चीज़ है, कोई भी मसला नहीं है। अगर सब्सिडी होगी, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा, तो आप बोलोगे अबे भाई कंट्रोल की डेफिनेशन पता है ना, तो कंट्रोल करता है उसको, भाई लगा कॉल और इन्फॉर्मेशन मंगवा के दे, सही है, ये क्या। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अच्छा भाई कंट्रोल नहीं करता, तो भाई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ना, तो यार अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने जो इन्वेस्टमेंट करी होगी कोई एग्रीमेंट हुआ होगा ना, एग्रीमेंट देखो, और एग्रीमेंट के क्लॉज में लिखा हुआ है कि जी आप ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो यार मुझे इन्फॉर्मेशन अरेंज करके दो भाई, सही है। अच्छा, तीसरी चीज़, भाई मैंने तो पब्लिक से, मार्केट से ऐसी 12.5-13% जो रिक्वेस्ट शेयरहोल्डिंग थी वो उठा ली थी, तो भाई ठीक है उठा ली है ना, तो भाई तेरा बंदा बैठा हो, तूने एसोसिएट की अकाउंटिंग कर रहा है, तो तेरा डायरेक्टर वहाँ पे बैठा होगा ना, या डायरेक्टर से मीटिंग करवा, डायरेक्टर से इन्फॉर्मेशन मुझे अरेंज करवा के देखा, सही है। उसके बाद वो कहता है कि जी आप चाहें तो ग्रुप लेवल के पास जो इन्फॉर्मेशन सब्सिडीज से आई हो, जो एसोसिएट्स वगैरह से आई होगी, जो सब्सिडीज से आई होगी, जॉइंट वेंचर से आई होगी, उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर लें। और फिर आखिरी में चीज़ कहता है यार थोड़ा सोचें कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो यार ये तो मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो हुआ ही नहीं है, कैसा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हुआ, तो ये अकाउंटिंग सही है भी कि नहीं, बड़ा खतरनाक चीज़ है, सही है, तभी मैंने बार बार आपके साथ पे पढ़ रहा हूँ। बच्चों अगली चीज़ एक्सेप्टेंस वाली चीज़ हो गई, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया हमने, मुबारक। जब एक्सेप्ट कर लिया तो अगला काम क्या करेंगे, अगला काम हम करेंगे, हम ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। लास्ट टाइम अगर आप आइजा 600 देखें तो ये आइजा 600 की स्लाइड आपके पास है, वो कह रहा है ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर शैल एस्टैब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान एंड ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर शैल रिव्यू। ये लाइन लिखी हुई थी लास्ट टाइम ऑडिट स्ट्रेटेजी के ऊपर, सही है, कि जी आपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है, ऑडिट प्लान बनाना है, और उसको ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर ने रिव्यू भी करना, और ये सारी की सारी जिम्मेदारी ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की है। ये मेरे प्यारे बच्चों लास्ट टाइम ऑडिट स्ट्रेटेजी में लिखा था। इस बार ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर इतनी चीज़ें उसने इंक्लूड कर दी हैं, इतनी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं कि आपकी सोच है। सबसे पहली चीज़, इसके अंदर एंगेजमेंट रिसोर्सेज भी आ गई है, इसके अंदर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस भी आ गई है, इसके अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट भी आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑडिट स्ट्रेटेजी में सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं, सही है। चले जी,
आइजा 300 को ऑडिट स्ट्रेटजी जो हमारे पास आइजा 600 रिवाइज में बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड कर दिए गए, उसको पढ़ते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। इन अप्लाइंग आइजा 300 द ग्रुप ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एंड अपडेट एज नेसेसरी एंड ओवरऑल ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटजी। अगेन बात किसकी कर रहा है? ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ग्रुप ऑडिट प्लान। इन डूइंग सो द ग्रुप ऑडिटर शैल डिटरमाइन द components at which the work will be performed। सही है, किन components के ऊपर आपने काम करना होगा? The resources needed to perform the group audit engagement including the nature, time and extent to which the component auditors are to be involved। ये आप देखें बच्चों, अगेन इसकी लैंग्वेज ग्रुप एफएस की बात कर रहा है, ग्रुप ऑडिट की बात कर रहा है, ग्रुप प्लान की बात कर रहा है, और फिर इंक्लूडिंग कॉम्पोनेंट ऑडिटर और कॉम्पोनेंट प्लान की बात कर रहा है। सबसे पहली चीज़ जो आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आया, द कॉम्पोनेंट एट विच द ऑडिट वर्क विल बी परफॉर्म। इसके ऊपर हमें गाइडेंस दी गई है पैराग्राफ A51 में, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कॉम्पोनेंट्स एट विच टू परफॉर्म ऑडिट वर्क। The determination of the components at which to perform the audit work is a matter of professional judgment. Matters that may influence the group auditor's determination include, for example, the nature of events or conditions that may give rise to the risk of material misstatement at the assertion level of the group financial statement that are associated with the component। समझ आ रही है बात? जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी कि मैं ग्रुप एफएस लेवल पे सिग्निफिकेंट मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करूंगा। अगर ग्रुप एफएस लेवल पे मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करा है किसी अकाउंट बैलेंस पे, वो अकाउंट बैलेंस सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है, और अगर वो अकाउंट सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। और जब उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो बैलेंस कहां स्कैटर्ड हुआ है, किन किन कंपोनेंट्स में स्कैटर्ड हुआ है। द नेचर ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे गिव राइज टू द रिस्क ऑफ मटेरियल एट द एसेशन लेवल ऑफ द ग्रुप एफएस दैट आर एसोसिएटेड विद द कंपोनेंट। सही है, ग्रुप एफएस में दैट आर एसोसिएटेड विद द कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल न्यूली फॉर्म सब्सिडीज है, सही है। फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं, फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज हो रही है, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो रही है, या फॉर एग्जांपल जब आपने आइजा 315 के हिसाब से एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया होगा तो आपको एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस आइडेंटिफाई हुई होंगी। सही है, तो ये वो फैक्टर्स है मेरे प्यारे बच्चों। द डिसएग्रीगेशन ऑफ, अभी दूसरा पॉइंट से नहीं करते, डिसएग्रीगेशन ऑफ सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर इन द ग्रुप एफएस अक्रॉस द कंपोनेंट्स। तो क्या मुझे कंपोनेंट पे काम करना चाहिए? नहीं, कि डिपेंड करता है अगर डेटा डिसएग्रीगेट है बहुत सारे कंपोनेंट्स के ऊपर, तो इसका मतलब है कि जी आप इन डेटा को ग्रुप लेवल पे काम नहीं कर सकते। अगर ये डेटा डिसएग्रीगेटेड है बहुत सारे कंपोनेंट्स के ऊपर, तो आपको कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। सही है, द डिसएग्रीगेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर इन द ग्रुप एफएस अक्रॉस कंपोनेंट्स कंसीडरिंग द साइज एंड द नेचर ऑफ द एसेट लायबिलिटी ट्रांजैक्शन एट द लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट रिलेटेड टू द ग्रुप एफएस। तीसरी चीज, वेदर sufficient appropriate audit evidence is expected to be obtained for all the significant class of transaction account balance disclosure in the group FS from the audit work planned on the financial information of the identified component। सही है, तो तीसरी पॉइंट भी अगर आप देखो तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कह रहा है कि whether क्या sufficient appropriate audit evidence is expected to be obtained for all the significant class of transaction account balance disclosure in the group FS from the audit work planned on the financial information of the identified component। तो अगर मैं कहता हूं कि 15 सब्सिडीज हैं और अगर मैं ग्रुप लेवल पे इन 5 के ऊपर काम कर लूं तो मेरी कवरेज हो जाएगी, तो इसका मतलब बकिया 10 को मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वो कंपोनेंट में सेलेक्ट नहीं करूंगा। सही, तीसरी पॉइंट इसकी बात कर रहा है। द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी आइडेंटिफाइड एट अ कंपोनेंट। अगर पिछले साल में कंपोनेंट में कोई मिस स्टेटमेंट कंट्रोल डेफिशिएंसी थी, आप लाजमी इसको सेलेक्ट करेंगे। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कॉमनैलिटी ऑफ द कंट्रोल अक्रॉस द ग्रुप एंड वेदर इफ सो हाउ द ग्रुप सेंट्रलाइज द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये वही वाली बात है जो मैंने आपसे पीएनजी मनीला की बात की थी। अगर सिस्टम सेम है, ट्रांजैक्शन होमोजेनियस है, कंट्रोल सेम है, तो इसका मतलब है इसको आप ग्रुप लेवल पे ही टेस्ट कर सकते हो, आपको कंपोनेंट लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो पॉइंट्स प्यारे बच्चों लिखे जो मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आएगा इसी तरीके से पूछा जाएगा कि बताएं इस कंपोनेंट को आप सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट था प्यारे बच्चों, कंपोनेंट, इसके ऊपर हमें कुछ गाइडेंस दी गई है। तो मेरे भाई रिसोर्सेज के ऊपर क्या बात करता है? रिसोर्सेज की बात करें, मैटर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रुप ऑडिट डिटर्मिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड टू परफॉर्म द ग्रुप ऑडिट। सही है, एंड द नेचर, टाइम, एक्सटेंट टू विच द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर टू बी इन्वॉल्व्ड इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड मे इंक्लूड। तो ग्रुप एफएस और फिर वो कहता है कि जी नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ टू विच द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर टू बी इन्वॉल्व्ड। सही है, तो जी रिसोर्सेज जो हमें चाहिए वो ग्रुप लेवल पे चाहिए, वो कितनी चाहिए ग्रुप लेवल पे, वो कंपोनेंट लेवल पे चाहिए, कितनी चाहिए, ये रिसोर्सेज भी आपने स्ट्रेटजी बनाते वक्त सिर्फ अपनी नहीं कंपोनेंट लेवल पे भी डिटरमाइन करनी होगी। सही है, और इसके लिए वो आपसे कहता है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप, द कंपोनेंट्स विद इन द ग्रुप एट विच द ऑडिट वर्क इज टू परफॉर्म एंड वेदर टू परफॉर्म वर्क सेंट्रली
एट कंपोनेंट्स और अ कॉम्बिनेशन थियर ऑफ। कितनी खूबसूरत बात कर रहा है, कह रहे हैं ऊपर जो स्ट्रेटजी बनाई थी आपने, उस स्ट्रेटजी को अगर आप देखें ना, अगर आप सेंट्रली काम कर रहे हैं तो इसका मतलब जब आप सेंट्रली काम कर रहे हैं तो रिसोर्सेज जो आपको चाहिए वो ग्रुप लेवल पर चाहिए होगी। अगर सेंट्रली काम नहीं कर रहे, डेटा डिसएग्रीगेटेड लेवल पर, तो आपको जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो कंपोनेंट लेवल पर चाहिए होंगे। द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम, जितना नॉलेज और एक्सपीरियंस बंदा होगा जाहिर सी बात है रिसोर्स कम होंगी हमारे पास, सही है। For example, component auditor may have a greater experience and more in-depth knowledge than the group auditor of the local industry in which the component operate। सही है। तो अगर आप देखेंगे यार फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी है ये माल्टा वगैरह में, और माल्टा के लॉज एंड रेगुलेशन के, माल्टा के टैक्स के ऊपर, माल्टा के जो रेगुलेटर है उन सब की नॉलेज जो वहाँ पे लोकल ऑडिटर के पास या कंपोनेंट ऑडिटर के पास होगी उतनी मेरी नहीं होगी। मैं अगर काम करने जाऊँगा तो मुझे 15 रिसोर्स एलोकेट करनी पड़ेंगी, वो अगर काम करेगा तो वो 2 रिसोर्स और 3 रिसोर्स से भी काम कर सकता है, वो तो ऑलरेडी 10-15 साल से काम कर रहा है। तो ये फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, सही है। तीसरी चीज़, द इनिशियल एक्सपेक्टेशन अबाउट द पोटेंशियल रिस्क ऑफ, जितना ज़्यादा रिस्क होगा भाई तो उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करनी पड़ेंगी। द अमाउंट और लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, सही है। फॉर एग्जाम्पल द एक्सटेंट टू विच द कंपोनेंट्स आर डिस्पर्स अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन मे इम्पैक्ट द नीड टू इन्वॉल्व कंपोनेंट ऑडिटर इन स्पेसिफिक लोकेशन। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सेस अरेंजमेंट, सही है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप ऑडिटर एक्सेस टू अ कंपोनेंट इन अ पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, कंपोनेंट ऑडिटर मे नीड टू बी इन्वॉल्व। अगर फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान के ऑडिटर हैं और आपका एक्सेस रिस्ट्रिक्ट है फॉर एग्जाम्पल इंडिया में या किसी भी और जगह पे, यूरोप वगैरह में या अमेरिका वगैरह में, तो इसका मतलब है कि जी आप तो उधर इन्फॉर्मेशन का एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो दूसरा तरीका क्या है, आप जो कंपोनेंट ऑडिटर होगा वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस कर रहा होगा और आपके साथ मीटिंग कर लेंगे। द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स एक्टिविटीज इंक्लूडिंग दियर कॉम्प्लेक्सिटी, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगी, उतना ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी। ग्रुप सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जितने अच्छे ग्रुप लेवल पे क्या कंट्रोल अच्छे हैं, क्या कंट्रोल मौजूद है। अगर ग्रुप लेवल पे कंट्रोल अच्छे हैं, ग्रुप लेवल पे कंट्रोल मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आपको कंपोनेंट लेवल पे ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा रिसोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। और प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द कंपोनेंट ऑडिटर, तो बच्चों ये रिसोर्सेज के ऊपर भी मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ गाइडेंस दी हुई है कोने खांचे में, तो एग्जामिनर आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि जी आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं और स्ट्रेटजी बनाते हुए बताएं कि जी आप रिसोर्सेज को कंसिडर करना होगा, आप किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, सही है। ये सारे फैक्टर है, ये हमारे पास बाइबल तो होंगे प्यारे बच्चों, लेकिन सवाल में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होगी, सही है। लिखा हुआ होगा कि जी फला जगह पे आपका एक्सेस नहीं है, लिखा हुआ होगा कि जी ग्रुप वाइड कंट्रोल इनफेक्टिव है, लिखा हुआ होगा कि जी फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे लोकल रेगुलेशन बड़ी सख्त है और लोकल जो लॉज एंड रेगुलेशन है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, जो इंडस्ट्री है बड़ी स्पेशल, इस तरह का फैक्टर लिखोगे तो उसको आपने कंपेयर करना होगा। टेबल ए पे ये बाइबल आ जाएगी, टेबल बी पे सवाल आ जाएगा, टेबल सी पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, कि हमारे पास प्यारे बच्चों जो किन कंपोनेंट्स पे काम करना है इसके ऊपर गाइडेंस दी हुई है, किन रिसोर्सेज के ऊपर काम करना है इसके ऊपर गाइडेंस दी है। बच्चों फिर वो बड़ी जबरदस्त बात कहता है और वो कहता है कंसिडरेशन व्हेन कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व। अब वो आपसे बात करता है कि जी अगर कंपोनेंट ऑडिटर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ओवरऑल ऑडिट प्लान किस तरीके से इंपैक्ट करेगी, सही, किस तरीके से इंपैक्ट करेगी। तो इसके ऊपर वो आपसे कहता है इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ग्रुप ऑडिट plan, the group engagement partner shall evaluate whether the group auditor will be able to sufficiently and ये word बड़ा important है, sufficiently and appropriately involve in the work of the component auditor, सही है। जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे सारी, तो आपने ये स्ट्रेटेजी बनाते हुए आपने ये आपने ख्याल रखना है कि क्या ग्रुप ऑडिटर sufficiently and appropriately कंपोनेंट ऑडिटर के काम में इन्वॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बच्चों यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर इन्वॉल्व नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, सही है। इसके ऊपर जो है इस चैनल ने आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करी। हम A57 में आ जाते हैं। इन इवैल्यूएटिंग whether the group auditor will be able to sufficiently and appropriately involve in the work of the component auditor, the group auditor may obtain understanding of whether the component auditor is subject to any restriction that limit the communication with the group auditor, including with regard to sharing audit। ये से याद आ रहा है, एग्जामिनर से सवाल पूछते थे आपसे regarding the sharing of audit documentation with the group auditor। The group auditor may also obtain an understanding about whether the audit evidence related to the component located in a different section may be in a different language and may need to be translated for the use by the group। तो स्ट्रेटजी बनाते हुए इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा, सही है। If the group component auditor is unable to cooperate with the group auditors, the group auditor may request the component auditor to provide its rationale। सही है, आप कहोगे कि जी मुझे rationale प्रोवाइड करो कि आप मुझे क्यों सपोर्ट नहीं कर सकते, क्यों कॉपरेट नहीं कर सकते मेरे साथ। Be able to take appropriate action to address the matter, including adjusting the nature of the work requested to be performed. Alternatively, in accordance with paragraph 27, the group auditor may need to obtain sufficient appropriate audit evidence relating to the work to be performed at the component without involving the component auditor। सही है, आपने रैशनल मालूम करा, रैशनल मालूम के बाद आप एप्रोप्रिएट एक्शन ले ताकि कुछ सॉल्यूशन निकल आए। अगर फिर भी सॉल्यूशन निकल नहीं आता, आप कंपोनेंट ऑडिटर को बोले बेटा तुमने सपोर्ट नहीं करना, साइड में मैं कंपोनेंट के ऊपर डायरेक्टली काम कर लूंगा। तो मेरे बच्चों समझने की कोशिश करिएगा,
रिस्ट्रिक्शन का जो वर्ड यूज हुआ है वो दो लोगों के लिए यूज हुआ है, या तो अगर फॉर एग्जांपल कंपोनेंट मैनेजमेंट या ग्रुप मैनेजमेंट या कंपोनेंट दोस्तावेज विद गवर्नेंस या ग्रुप दोस्तावेज विद गवर्नेंस अगर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस फेज में कंसीडर किया जाता है। और उसके बाद अगर कंपोनेंट ऑडिटर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आती है, सही है, फॉर एग्जांपल सपोर्ट नहीं कर रहा है, कॉपरेट नहीं कर रहा है, चीजें हैं एक्सेस नहीं दे रहा, तो इसकी जो चीज है ये बाद में स्ट्रेटजी के पार्ट में आ रही है हमारे पास, सही है। और स्ट्रेटजी के पार्ट में वो आपको इस तरीके से कहता है कि जी अगर नहीं भी हो रहा तो मसला वाली बात नहीं है, आप उससे रैशनल पूछो, कोई सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन नहीं भी निकलता मसला नहीं है, आप उस कंपोनेंट पे अगर वो आपके लिए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, सिग्निफिकेंट इस तरीके से बिकॉज ग्रुप लेवल पे अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया या कोई रिस्क आइडेंटिफाई किया, ग्रुप लेवल पे कोई अकाउंट बैलेंस सिग्निफिकेंट है और उसके ऊपर आपने काम करना है और उसका काम करने के लिए आपको वो कंपोनेंट सेलेक्ट करना जरूरी है, तो फिर उस कंपोनेंट के ऊपर आप डायरेक्टली काम करोगे, कंपोनेंट ऑडिटर की मोहताजी नहीं लोगे, सही है। और जो कुछ पैराग्राफ कह रहे हैं उसको हम आगे जाके और देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ कंपोनेंट ऑडिटर इन्वॉल्व होगा, सही है, मतलब इसका मतलब ये कि डेटा डिसएग्रीगेट लेवल पे। अच्छा, कंपोनेंट ऑडिटर क्यों इन्वॉल्व होगा, इसकी चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द कंपोनेंट्स एट विच द ऑडिटर वर्क विल बी परफॉर्म, सही है। तो हमने कहा कि भाई उस कंपोनेंट पे जाके हमें काम करना होगा और उस कंपोनेंट पे काम करने के लिए कंपोनेंट ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी। अगर कंपोनेंट ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपने एज पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन द पैराग्राफ 23 द ग्रुप ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द कंपोनेंट ऑडिटर टू कंफर्म दैट द कंपोनेंट ऑडिटर विल कोऑपरेट विद द ग्रुप ऑडिटर इंक्लूडिंग वेदर द will perform the work requested by the group auditor। इस चीज़ की बाकायदा तौर पे आप एक कंफर्मेशन ले लेंगे, जी आप लिख के दें आप कॉपरेट। ये वो चीज़ है जो कि आप अगर पुराने आइजा को देखें तो पुराने आइजा में भी ये चीज़ लिखी हुई थी, उसको अभी भी इनटेक रखा गया लेकिन रीशफल कर दिया है, स्ट्रेटेजी के पार्ट में इसको लेकर आ गए। चलें जी, अगली चीज़ एथिकल रिक्वायरमेंट, सही है, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस। इन अप्लाइंग 220 रिवाइज, अगेन 220 की बात कर रहा है, क्वालिटी आई स्कीम 1 आई स्कीम 2 राजा 220, द ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर शेल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, किस चीज़ की ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, component auditor having been aware of the relevant ethical requirements that are applicable given the nature and circumstances of the group audit engagement। समझने की कोशिश करेगा, सही है, ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट क्या रहा है, सही है। सब्सिडी बैठ के, सब्सिडी का अगर कोई इंटरेस्ट होल्डिंग कंपनी में है, सब्सिडी का ऑडिटर का इंटरेस्ट कोई होल्डिंग कंपनी में और उसके लोकल लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से अलाउ है, मेरे लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से अलाउ नहीं है, मेरे कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से अलाउ नहीं है, तो ये ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि उसको ये मेक श्योर करना है कि जी उसकी ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि कंपोनेंट ऑडिटर अवेयर है रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से दैट आर रेलिवेंट फॉर द ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट, सही है। और दूसरी चीज, कंफर्म वेदर द कंपोनेंट ऑडिटर अंडरस्टैंड and will comply with the relevant ethical requirement including those related to endeavor that apply to the group audit engagement। तो डिटरमाइन करना भी और इसके एक्नॉलेजमेंट भी ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है, सही है, कि वो ये डिटरमाइन करेगा, वही करेगा और फिर कंपोनेंट ऑडिटर से इस चीज़ के ऊपर कंफर्मेशन भी ऑब्टेन करेगा। प्यारे बच्चों, तो मैं ग्रुप लेवल पे चीज़ों को देखूंगा कि मेरे ऊपर ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट पे जब एक ग्रुप ऑडिटर ओपिनियन दे रहा होता है तो किस ज्यूरिसडिक्शन में वो ओपिनियन दे रहा है, किस मुल्क में वो ओपिनियन दे रहा है, किन कानून के तहत वो ओपिनियन दे रहा है, उसके ऊपर कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई हो रही होती है। पाकिस्तान में अगर एक बंदा बैठ के ओपिनियन दे रहा है तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रही होंगी, उसके ऊपर पीएसएस रूल्स बुक की भी कुछ रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रही होंगी, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट की भी रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रही होंगी, उसके ऊपर जो है वो आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स भी अप्लाई हो रहा होगा, उसके ऊपर आईएफए का कोड ऑफ एथिक्स भी अप्लाई हो रहा होगा। और एक कंपोनेंट है जिसके ऊपर सारे कानून अप्लाई नहीं होते, उसके ऊपर कोई और कानून अप्लाई होता है, उसका लोकल कानून अप्लाई होता है। लोकल कानून के हिसाब से तो कंप्लाई है क्या, मेरे कानून के हिसाब से वो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी को उसको बताए कि ये कानून है, सही है, और इसके एक्सेप्टेंस लेके तुम इन कानून के तहत तुम एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगली चीज हमारे पास आती है इंगेजमेंट रिसोर्सेज। अगेन इन अप्लाइंग द आजा 220 रिवाइज द एंगेजमेंट पार्टनर शेल डिटरमाइन दैट द कंपोनेंट ऑडिटर हैव द एप्रोप्रिएट। अब ये जो एंगेजमेंट रिसोर्स की बात कर रहा है ये कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी की बात कर रहा है, सही है। डिटरमाइन दैट द कंपोनेंट ऑडिटर हैव द एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग सफिशिएंट टाइम टू परफॉर्म द असाइन्ड ऑडिट प्रोसीजर एट द कंपोनेंट एंड if information about the result of the monitoring and examination process or external inspection related to the component auditor has been provided by the group auditors firm or has otherwise been available to the group partner, determine the relevance of such information to the group auditor's determination। paragraph 96 है। अगली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है प्यारे बच्चे, इंगेजमेंट रिसोर्सेज। आप ये इंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो ये चेक करे कि क्या कंपोनेंट ऑडिटर के पास जो है वो एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी है कि वो एक परफॉर्म कर सकता है। और फॉर एग्जांपल कल को कोई आपकी फाइल, जो नॉर्मली हमारे पास डिलाइट ग्लोबल आके फाइल को सेलेक्ट कर रहा होता है, आईकेप आके फाइल को सेलेक्ट कर रहा होता है, तो अगर इसमें कोई फाइंडिंग्स वगैरह निकल आती है, कोई मॉनिटरिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस इस तरह का निकल आता है, तो आपकी ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी कि वो इंश्योर करे कि वो कंपोनेंट लेवल पर जहाँ मसला आया है वो इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, क्या उसके पास इतनी कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी इन्वॉल्व है भी या नहीं।
बच्चों तो अगर हम कंपोनेंट ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी को इवेलुएट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो गाइडेंस प्रोवाइड की गई है ये मोर और लेस वही गाइडेंस है जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी प्रोवाइड की गई थी, सही है। इन डिटरमाइनिंग वेदर द कंपोनेंट ऑडिटर हैव द एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द असाइन्ड ऑडिट प्रोसीजर, द ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर में कंसिडर मैटर सच एज प्रीवियस एक्सपीरियंस विद और नॉलेज ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर, पिछला साल आपने पहला एक्सपीरियंस कैसे रहा, आपके नॉलेज क्या है कंपोनेंट ऑडिटर के बारे में। द कंपोनेंट ऑडिटर स्पेशलाइज स्किल, सही है, अगर एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, अगर बैंक इंडस्ट्री है तो क्या कंपोनेंट ऑडिटर के पास स्पेशलाइज स्किल्स है। द डिग्री टू विच द ग्रुप ऑडिटर एंड द कंपोनेंट ऑडिटर सब्जेक्ट टू अ कॉमन सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, सही है। दोनों की दोनों फर्म पाकिस्तान की है तो आईकैब उनके ऊपर है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड उनके ऊपर है। दोनों की दोनों फर्म नेटवर्क फर्म है तो सही, इन दोनों के ऊपर पीडब्ल्यूसी या डेलॉयट या केपीएमजी की मेथोडोलॉजीज वगैरह अप्लाई होती है। तो क्या सिमिलरिटीज है, उन सारी चीज़ों को क्या क्या पॉलिसीज चेंज करते हैं, क्या कॉमन रिसोर्सेज है, क्या ऑडिट मेथोडोलॉजी है, क्या आईटी एप्लीकेशन है, इन सारी चीज़ों को आपने चेक करना है। द कंसिस्टेंसी और सिमिलरिटी बिटवीन द लैंग्वेज एंड कल्चर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ओवरसाइट, प्रोफेशनल वगैरह से बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। इसमें वो क्या बात करता है, इसमें आपसे बात करता है कि जी आपका जो कंपोनेंट ऑडिटर है क्या वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या वहाँ पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट साइन करते हैं, सर आपके यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट साइन करते हैं, क्या उन चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर भी कोई प्रोफेशनल बॉडी है, क्या उनके ऊपर भी कोई ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है। ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन क्या कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी है। और ये कुछ प्रोसीजर्स हैं प्यारे बच्चों जो कि आपको परफॉर्म करने होंगे उस अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करने के लिए, सही है। तो कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी में कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करने ये फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करेंगे, उन फैक्टर्स के बारे में मालूम कैसे करेंगे, कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी के बारे में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि जी आप जब डिस्कस कर रहे होंगे एसेस इसको मटेरियल में से विद द कंपोनेंट ऑडिटर तो आपको आइडिया हो जाएगा कंपोनेंट ऑडिटर कॉम्पिटेंट है भी या नहीं, सही है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल जो आपके कलीग्स वगैरह होंगे इंगेजमेंट परफॉर्म के जिन या उन्होंने किसी ने कंपोनेंट के साथ डायरेक्टली काम किया होगा उससे अगर आप डिस्कस करेंगे तो उसकी कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। कोई पब्लिश एक्सटर्नल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह है, सही है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आया कि पीडब्ल्यूसी चाइना के ऊपर बैन लग गया, सही है। एक बहुत बड़े ऑडिट के ऊपर कुछ लैप्सेस थे, बीच में आया था कि जी फॉर एग्जाम्पल डेलॉयट सऊदी के ऊपर बैन लग गया। तो ऐसी कोई पब्लिक इंस्पेक्शन वगैरह अवेलेबल हैं तो आप वो रिव्यू कर लेंगे। तो ये कुछ तरीक़ेकार हैं जिसकी बेसिस पर आप कर लेंगे। अगली चीज अगेन ISQ1 की बात करता है और वो आपसे कहता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस इन अप्लाइंग एज 220 रिवाइज द ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर शेल टेक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर्स एंड द रिव्यू ऑफ देयर वर्क टेकिंग इनटू अकाउंट। अब वो कहता है कि जी वो जो एंगेजमेंट है ना कंपोनेंट एंगेजमेंट उसकी परफॉर्मेंस भी आपकी जिम्मेदारी है, ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। द ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर शेल टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर और उसके काम की डायरेक्शन एंड सुपरविजन रिव्यू भी ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है, सही है। टेकन इनटू अकाउंट तो भाई क्या प्रीपेमेंट भी रिव्यू कर लो, नहीं। एरिया ऑफ द हायर असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप एफएस और सिग्निफिकेंट रिस्क आर डिफाइंड इन अकॉर्डेंस विद ISA 315 रिवाइज्ड एंड एरियाज इन द ऑडिट ऑफ द ग्रुप एफएस दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट जजमेंट। तो जाहिर सी बात है जो सिग्निफिकेंट एरियाज होंगे जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो सिग्निफिकेंट रिस्क होंगे, जो हायर रिस्क होगा, उन एरियाज के ऊपर आपने डायरेक्टली सुपरवाइज एंड रिव्यू करना है, सही है। वहाँ पे आपने उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है प्यारे बच्चों। तो जो ISQ1 की चीज़ थी एग्जैक्टली ISQ1 में हम सारा पढ़ चुके हैं, एग्जैक्ट यहाँ पे कॉपी हो रही है, सिर्फ वर्ड आ रहा है ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर, इन चीज़ों को कंसीडर करना है। अगली चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दो जो मैं आपसे स्टार्टिंग में मैंने लेक्चर कहा था स्कैटर्ड वाले जो वर्ड मैंने यूज़ किया था वो मैं यहाँ पे आपको कवर करूँगा, सही है। कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर, द ग्रुप ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद द कंपोनेंट ऑडिटर अबाउट देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द ग्रुप ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेशन दैट द कम्युनिकेट्स बिटवीन द ग्रुप ऑडिटर एंड द कंपोनेंट ऑडिटर टेक प्लेस एट द एप्रोप्रिएट टाइम थ्रू आउट द ग्रुप ऑडिट। और फिर वो कहता है तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर तो वो कहता है ग्रुप ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा कंपोनेंट ऑडिटर अबाउट द रिस्क। भाई कौन हम जो पुराना ऐसा पढ़ते थे हम कहते थे जी हम तो रिस्क भी बताएंगे, हम तो एथिकल रिक्वायरमेंट भी करेंगे। इस चीज़ को यहाँ पे आइजा ने कैटेगोरिकली स्ट्रेटजी वाइज नहीं लिखा। स्ट्रेटजी में लिखा कि स्ट्रेटजी में बस आप ये कंसिडर करें कि जी आप जो है ग्रुप ऑडिटर वो कम्युनिकेट करेगा कंपोनेंट ऑडिटर से अबाउट द रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग मैं आइडेंटिफाई करूंगा, परफॉर्मेंस आप करेंगे या प्लानिंग हम दोनों मिलकर करेंगे या परफॉर्मेंस। तो स्ट्रेटेजी चूंकि स्ट्रेटेजी का एरिया है बच्चों तो यहाँ पे वो कहता है कि जी रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप डिस्कस कर लें, अलाइन कर लें, लेकिन मैटर्स क्या कम्युनिकेट करने हैं वो आपको आगे जाके बताते हैं। तो बच्चों देखें ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर बेतहाशा चीज़ें आ गई, सही है, बहुत सी चीज़ें आ गई। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ कंपोनेंट एट विच द ऑडिट वर्क विल बी परफॉर्म, सही किन कंपोनेंट्स के ऊपर आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है उसके ऊपर बेतहाशा गाइडेंस आ गई। उसके बाद आपके पास वर्ड आ गया रिसोर्सेज का कि सही है आपके पास क्या रिसोर्सेज कितनी ज़रूरत पड़ेगी आपको, किन रिसोर्सेज कितनी रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो फैक्टर आ गया, उसके ऊपर भी उसने आपको गाइडेंस दी थी। फिर उसके बाद उसने कहा एथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस, सही है, एथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस ग्रुप लेवल पे। फिर उसके बाद उसने आपसे कहा एंगेजमेंट रिसोर्सेज, फिर उसने आपसे कहा कि जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, फिर उसने आपसे कहा कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर।
बच्चों अगली चीज़ हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, अब जब स्ट्रेटजी भी बन गई आज 300 के हिसाब से, तो भाई अगली डायग्राम किस चीज़ की, सही है, वो सर्कल देखें तो अगली डायग्राम हमारे पास है आइजा 315 की, सही है। अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप एंड इट्स एनवायरनमेंट, दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड द ग्रुप सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बार बार नाम किस चीज़ का आ रहा है, ग्रुप का आ रहा है बच्चों, बार बार नाम आ रहा है ग्रुप का। तो पुराना आइजा अगर आप देखें तो पुराना आइजा में नाम किस चीज़ का आ रहा था, पुराना आइजा अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप, इट्स कंपोनेंट एंड देयर एनवायरनमेंट। सही है, कितना बड़ा लैंग्वेज का चेंज आया है प्यारे बच्चों, कि अब जो नाम रख दिया गया वो रखा हुआ अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप एंड इट्स एनवायरनमेंट दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये वर्ड कहाँ से आया, आइजा 315 में हमने पढ़ा था कि 315 में हेडिंग में ये नया नाम आ चुका है, सही है। एंड द ग्रुप सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसका मतलब है कि आपने जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है वो ग्रुप लेवल पे करनी है और फिर उस अंडरस्टैंडिंग को नीचे कॉम्पोनेंट लेवल पे लेके आना है, सही है। ये बड़ा लैंग्वेज का चेंज आया। तो टेक्निकली स्पीकिंग इस पूरी चीज़ को सिग्निफिकेंटली लैंग्वेज वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज चेंज कर दिया गया। In applying ISA 315 revised, the group auditor shall take the responsibility for obtaining and understanding of the following: the group and its environment, including the group organization structure and business model, ये सारे 315 के वर्ड हैं, सही है। द लोकेशन इन विच द ग्रुप हैज इट्स ऑपरेशन और एक्टिविटीज, द नेचर ऑफ द ग्रुप्स ऑपरेशन और एक्टिविटीज एंड द एक्सटेंट टू विच दे आर सिमिलर अक्रॉस द ग्रुप, द एक्सटेंट टू विच द ग्रुप बिजनेस मॉडल इंटीग्रेट्स द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ग्रुप एंड इट्स एनवायरमेंट की आपने अंडरस्टैंडिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आप ये देखेंगे कि जी आपके जो है वो कॉम्पोनेंट्स कहाँ कहाँ पर है, आपके ऑपरेशन किन किन लोकेशंस में मौजूद है। उसके बाद आप ये देखेंगे ये जो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ है इसके अंदर कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या आईटी सिस्टम आप यूज़ करते हैं और क्या ये आईटी सिस्टम आपस में इंटीग्रेटेड है कि नहीं, ये आपने ग्रुप लेवल पर अंडरस्टैंडिंग लेनी है। फिर आपने अभी सुनिएगा, रेगुलेटरी फैक्टर इम्पैक्टिंग द एंटिटीज एंड बिजनेस यूनिट्स इन द ग्रुप, सही है। तो आप रेगुलेटरी फैक्टर ग्रुप लेवल पे आके अंडरस्टैंडिंग लेंगे और ग्रुप लेवल पे ऑडिटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेगा और ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेके कहेगा ग्रुप लेवल जब मैं रेगुलेटरी अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार इन बिजनेसेस पे और इन जगह पे इम्पैक्ट आ सकता है, सही है। ये आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। द मेजर यूज इंटरनली एक्सटर्नली टू असेस द फाइनेंशियल, ये भी 315 का वर्ड है, सही है। द मेजर यूज इंटरनली एक्सटर्नली टू असेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटीज और बिजनेस यूनिट्स, ये ग्रुप लेवल पे आपने देखना है। फिर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फिर आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है एप्लीकेबल तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, और एंटिटी के अंदर में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग लेता था तो आपने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। द ग्रुप सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कॉमनैलिटी ऑफ द कंट्रोल, सही है। जितने ज़्यादा कंट्रोल्स कॉमन होंगे ग्रुप लेवल पे होंगे उतना डिसएग्रीगेटेड डेटा नहीं होगा, आप ग्रुप लेवल पे काम कर सकते हो। कैसे काम करेंगे मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा, सही है। वेदर एंड इफ सो हाउ द ग्रुप सेंट्रलाइज एक्टिविटीज रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर ग्रुप की कोई सेंट्रलाइज एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से ग्रुप जो है वो इन सारे नंबर्स को मर्ज करके कंसोलिडेटेड एफएस बना रहा है, ग्रुप कैसा बना रहा है यार मैं ये तो देखो, सही है। तो कंसोलिडेशन प्रोसेस जो यूज बाय द ग्रुप है इंक्लूडिंग सब कंसोलिडेशन इफ एनी एंड द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, फिर ग्रुप लेवल पे क्या कंसोलिडेशन होती है, किस तरीके से होती है, क्या कंसोलिडेशन का प्रोसेस है, क्या रिक्लासिफिकेशन है, क्या एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आप ऑब्टेन करेंगे। हाउ ग्रुप मैनेजमेंट कम्युनिकेट द सिग्निफिकेंट मैटर दैट सपोर्ट्स द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रुप एफएस एंड रिलेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इन्फो, ये वही चीज़ें जो पुरानी पढ़ते थे कि जिस तरह आप कॉम्पोनेंट ऑडिटर से कम्युनिकेट करते हैं इस तरह ग्रुप मैनेजमेंट भी कॉम्पोनेंट मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करती है। तो ये चीज़ एक्जैक्टली पिछले साल भी लिखी गई थी, पिछले आइजा में भी लिखी गई थी और यहाँ पे भी इंक्लूड है। तो इस पूरे पैराग्राफ का प्यारे बच्चों मकसद सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना मकसद है कि जो आइजा 315 की हेडिंग्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई हैं और हेडिंग को जो इंक्लूड किया गया है वो ग्रुप लेवल पे इंक्लूड किया गया है कि ग्रुप लेवल पे आपने इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ग्रुप लेवल पे आपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ग्रुप लेवल पे आपने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ग्रुप लेवल पे आपने कंसोलिडेशन का प्रोसेस समझना है, ग्रुप लेवल पे आपने देखना है कंसोलिडेशन कैसे होती है, ग्रुप लेवल पे आपने देखना है कि कंसोलिडेटेड एफएस ग्रुप कैसे बना रहा होता है, सही है। इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपने ग्रुप लेवल पे ऑब्टेन करनी होगी। और अब देखें, अब इसमें अब आप ये समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, जहाँ वो स्ट्रेटजी की बात करता है तो आपसे कहता है कंसिडरेशन व्हेन द कॉम्पोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी अगर आपने डिसीजन लिया है कि आप कॉम्पोनेंट ऑडिटर को इन्वॉल्व करेंगे तो स्ट्रेटजी बनाते हुए आप इनका भी ख्याल रखेगा। सेम चीज़ वो आपसे कहता है कि जब आपने ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग ले ली और फिर वो कहता है कंसिडरेशन व्हेन द कॉम्पोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व, सही है। अगर आपने ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग ले ली और आप कहते हो कुछ कॉम्पोनेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैंने कॉम्पोनेंट ऑडिटर को यूज़ करना है, जहाँ पे कॉम्पोनेंट ऑडिटर्स काम आएंगे, सही है। द ग्रुप ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू द, अब सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक बात करने जा रहा हूँ। द ग्रुप ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू द कॉम्पोनेंट ऑडिटर्स ऑन अ टाइमली बेसिस
matter that the group auditor determined to be relevant to the component auditor's design or performance of the risk assessment procedure for the purpose of the group audit. In applying ISA 550, related party relationship or transaction identified by the group management. In applying ISA 570, events of condition identified by the group management or the group audit that may cause significant. ये तीन चीज़ें ऐसी हैं प्यारे बच्चों जो कि आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी। तो क्या मतलब सिर्फ यही तीन चीज़ें कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी? नहीं, ये तीन चीज़ें वो हैं जो प्लानिंग फेज में ISA 315 की रिक्वायरमेंट जब आप अप्लाई करेंगे तो ये तीन चीज़ें आप, अगर आपने कॉम्पोनेंट ऑडिटर के काम पर रिलाई करना है तो ये तीन चीज़ें आप कॉम्पोनेंट ऑडिटर को कम्युनिकेट करेंगे। मेरे बच्चों खुदा का वास्ता बिल्कुल सीरियस रहेगा, बिकॉज ये कम्युनिकेट का वर्ड पहले भी आ चुका था और इसमें लिखा था कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह आपस में, वो कहां लिखा था? वो स्ट्रेटेजी में लिखा था, सही है। अब जब अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट वक्त आया है तो अंडरस्टैंडिंग में आपके पास अभी तक क्या इंफॉर्मेशन आई होगी? अंडरस्टैंडिंग में आपके पास इंफॉर्मेशन ये आएगी कि कौन सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग जब आपने ऑब्टेन करेंगे तो आपको क्या मिला होगा? आपको इनहेरेंट रिस्क फैक्टर मिलेंगे। जब इनहेरेंट रिस्क फैक्टर मिलते हैं तो उससे क्या आइडेंटिफाई होता है? उससे रिस्क आइडेंटिफाई होता है। तो वो जो रिस्क फैक्टर्स वाली अंडरस्टैंडिंग आपको ऑब्टेन हुई है ग्रुप लेवल पे और वो रेलिवेंट है बिजनेस और कंपोनेंट के लिए, तो आप कंपोनेंट ऑडिटर को वो कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद जब आपने ग्रुप लेवल पे ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ली होगी, कंसोलिडेशन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ली होगी, तो आपको रिलेटेड पार्टीज पता चलेंगी, वो रिलेटेड पार्टीज आपने कम्युनिकेट करनी होगी। जब आपने फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग ली होगी या ISA 570 के हिसाब से आपने एवर्ट्स कंडीशन के बारे में इंक्वायरी किया होगा, अगर कोई एवर्ट्स कंडीशन आइडेंटिफाई हुआ होगा तो वो आपने ग्रुप मैनेज कंपोनेंट ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है। द ग्रुप ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द कंपोनेंट ऑडिटर टू कम्युनिकेट ऑन अ टाइमली बेसिस। और आप सिर्फ उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप कहोगे भाई मैं तुम्हें कम्युनिकेट कर रहा हूं, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, तुमने भी मुझे कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है? मैटर्स, ये ऊपर वाली जो तीन चीजें वापस से रिपीट हो रही है, मैटर्स रिलेटेड टू द फंक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट दैट द कंपोनेंट ऑडिटर डिटरमाइंस टू बी रेलेवेंट टू द आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल ऑफ द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। सुनिएगा, अब वो कहता है, कंप्यूटर कहता है कि मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी है, मैं आपको कम्युनिकेट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ग्रुप लेवल पे आप इसके बेसिस पे कोई ना कोई रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो, ग्रुप लेवल पे, कंपोनेंट लेवल पे नहीं, ग्रुप लेवल पे, सही है। इसी तरीके से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप हैड नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड बाय द ग्रुप मैनेजमेंट और द ग्रुप ऑडिटर। आपने जो मुझे 10 नाम दिए, मैं यहाँ पे ऑडिट कर रहा हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे 12वां नाम भी पता चला है, मुझे 11वां नाम भी पता चला है, मैं आपको ये भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सही है। तीसरी चीज, कोई भी इवेंट जो कंपोनेंट ऑडिटर एंड दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट आउट ऑन द एबिलिटी ऑन द ग्रुप एबिलिटी, नॉट द कंपोनेंट एबिलिटी, ऑन द ग्रुप्स एबिलिटी, बिकॉज आप ग्रुप एफएस के ऊपर ओपिनियन देते हो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं लैंग्वेज में बड़ा चेंज आया है बच्चों, सही है। ये वो चीज है। तो इसका मतलब अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि आप चीजें क्या कम्युनिकेट करेंगे तो आपने आकर से सवाल पूछना है भाई किस फेज में, स्ट्रेटेजी फेज में, प्लानिंग फेज में, परफॉर्मेंस फेज में, रिपोर्टिंग फेज में, किस फेज की बात कर रहे हो? अगर स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हो तो मुझे स्पेसिफिक गाइडेंस यहां पे दी गई है कि प्लानिंग फेज में 315 के हिसाब से ये 3 मैटर्स में कम्युनिकेट करूंगा और इन 3 मैटर्स के ऊपर एक्सपेक्ट भी करूंगा कि मुझे वो आंसर दे, सही है। अच्छा भाई, 315 के हिसाब से जब आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली तो अगला काम क्या होगा भाई? अगला काम ऐसा 315 है, सही है। वो डायग्राम सर्कल वाली देखते रहो, सेम डायग्राम जो लास्ट टाइम स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज में चेंज आया है, फोकस चेंज हुआ है, सही, टॉप डाउन अप्रोच हुई है, ग्रुप लेवल पे सारा काम होगा। और अगर कंपोनेंट ऑडिटर पे ऊपर रिलाई कर रहे हो, कंपोनेंट ऑडिटर आपने सेलेक्ट करा है, तो फिर कंपोनेंट ऑडिटर पे वो एप्लीकेशन कैसे अप्लाई होगी, फिर आपने उसको देखना है। Identify and assess the risk of material misstatement. In applying ISA 315 revised, based on the understanding obtained in paragraph 30, the group auditor shall take the responsibility for the identification and assessment of the risk of material misstatement of the group फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरा बच्चा खुदा का वास्ता है, सही है। ग्रुप एफएस पे ग्रुप ऑडिटर रिस्क आइडेंटिफाई करेगा, ग्रुप एफएस पे, कंसोलिडेटेड एफएस पे। और अगर ग्रुप एफएस पे वो रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं तो आगे जाके आपको बताऊंगा इसका रिस्पांस कैसे होता है, फिर आगे जाके आपको बताऊंगा प्रोसीजर कैसे होता है। लेकिन सारा का सारा काम किस लेवल पे हो रहा है? ग्रुप एफएस लेवल पे हो रहा है, कंपोनेंट्स लेवल पे नहीं हो रहा है। मैं सब्सिडीज को नहीं देखूंगा, मैं ग्रुप लेवल पे देखूंगा। ग्रुप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं कहूंगा ग्रुप लेवल पे यहाँ पे रिस्क है, सही है। जब रिस्क है तो ये आपका सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस बन गया, उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्स की तरफ जाएंगे। और फिर वो आपसे कहता है क्या? Consideration when the component auditors are involved. In applying ISA 315 revised, the group auditor shall evaluate whether the audit evidence obtained from the risk assessment procedure performed by the group auditor and the component auditor provides an appropriate basis for the identification and the assessment of the risk of material misstatement of the group फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे बच्चों, अगली चीज मेरे प्यारे बच्चों, मटेरियलिटी। देखिए 315 हो गया, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई, मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हैं। इन अप्लाइंग एज 320 एंड एज 450 व्हेन द क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर इन द ग्रुप एफएस आर डिसएग्रीगेटेड अक्रॉस द कंपोनेंट, डिसएग्रीगेटेड अक्रॉस द कंपोनेंट, सही है। For the purpose of planning and performing the audit procedure, the group auditor shall determine the component performance materiality. To address the aggregation risk, such amount shall be lower than the group performance materiality.
यहाँ पे आप सुनिएगा मेरी बात को। मटेरियल 3 किस्म की होती है, प्लानिंग मटेरियल, परफॉर्मेंस मटेरियल और आपके पास होती है CTT जो हम ट्रिवियल मिस्टेक में निकालते। सही है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ने जो मटेरियल के कॉन्सेप्ट में फोकस किया है वो 2 चीज़ों के ऊपर किया है, परफॉर्मेंस मटेरियल के ऊपर किया है और टॉलरेबल बेसिस स्टैंडर्ड के ऊपर किया है। उसने कहा अगर तो डेटा डिसएग्रीगेटेड है कंपोनेंट लेवल पे और आप कंपोनेंट लेवल पे काम करना चाह रहे हो, मैं एज अ ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट लेवल पे काम करना चाह रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मैं ग्रुप लेवल पे उसको एग्रीगेट नहीं कर सकता, ग्रुप लेवल पे सेंट्रलाइजेशन है ही नहीं, ग्रुप लेवल पे ये डेटा होमोजेनियस है ही नहीं। सही है। ग्रुप लेवल पे लोकेशन सेम नहीं है, ग्रुप लेवल पे इन्फॉर्मेशन सिस्टम सेम नहीं है, ग्रुप लेवल पे रेगुलेशन सेम नहीं है, जुरिस्डिक्शन सेम नहीं है, लोकेशन सेम नहीं है। सही है। मैं इसको ग्रुप लेवल पे काम कर ही नहीं सकता। सही है। ये तो स्कैटर्ड डेटा है। सही है। जो कंपोनेंट से बटा हुआ है, तो अगर मैं कंपोनेंट को सेलेक्ट करता हूं तो उस कंपोनेंट के ऊपर जो मैं काम करूंगा प्यारे बच्चों, जो मैं काम करूंगा वो कंपोनेंट के ऊपर जो काम किया जाएगा प्यारे बच्चों, वो कंपोनेंट की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बेसिस पे किया जाएगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस एग्रीगेशन रिस्क। सही है। एग्रीगेशन रिस्क का मतलब कि भाई हजार बैलेंस, 1000 रुपए के बैलेंसेस है, आपने 300 बैलेंसेस के ऊपर काम किया है, 700 के ऊपर काम नहीं किया। सही है। 700 के ऊपर काम नहीं किया तो ये आपका एक एग्रीगेशन रिस्क हो जाएगा। सही है। इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आप एक काम ये करें कि आप परफॉर्मेंस मटेरियल को है कम कर दें, ग्रुप लेवल से भी कम कर दें। जब आप परफॉर्मेंस मटेरियल को ग्रुप लेवल से भी कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सैंपल साइज बढ़ जाएंगे, आपकी कवरेज बढ़ जाएगी, 300 का नंबर 600, 650, 700 पे भी चला जाएगा प्यारे बच्चों। सही है। तो यहाँ पे वो आपसे कहता है कि जी कंपोनेंट पे अगर आपने काम करना है तो कंपोनेंट की मटेरियलिटी के बेसिस पे करना होगा। दूसरी चीज थ्रेशोल्ड। जब वो काम करेगा तो कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी। जब मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी तो उसको इग्नोर करना है कि नहीं करना, एग्रीगेट करना है कि नहीं करना, रैप में लेना है कि नहीं लेना, तो उसका जो डिसीजन होता है वो होता है टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट बेसिस पे। द थ्रेशोल्ड अबव विच misstatement identified in the component financial information are to be communicated to the group auditor are to be। अब ये लैंग्वेज में फोकस करिएगा। such threshold shall not exceed the amount regarded as clearly trivial to the group FS। परफॉर्मेंस मेटेरिटी में वो कहता है सच अमाउंट शैल बी लोअर देन द ग्रुप परफॉर्मेंस मेटेरिटी, और थ्रेशोल्ड में वो कहता है सच थ्रेशोल्ड शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट रिगार्डेड एज अ क्लियरली ट्रिवियल टू द ग्रुप FS। सही है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने ग्रुप लेवल पे परफॉर्मेंस मेटेरिटी निकाली है 75 रुपए की, तो कंपोनेंट की जो परफॉर्मेंस मेटेरिटी होगी वो 75 से ज्यादा नहीं हो सकती। सही है। 75 भी नहीं हो सकती, वर्ड लिखा हुआ है शेल बी लोअर। सही है। तो 75 से कम होगी। जब कंपोनेंट की परफॉर्मेंस मेटेरियल 75 से कम होकर 50 रुपए पे आएगी तो जाहिर सी बात है जब परफॉर्मेंस मेटेरियल 50 रुपए और कम हो गई है, सैंपल साइज मेरे कंपोनेंट लेवल पे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सही है। अगर कंपोनेंट का ऑडिट आपने ग्रुप की मटेरियल की बेसिस पे कर लिया तो सैंपल साइज की कवरेज तो आपकी नहीं होगी। सही है। लेकिन जब टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट की बात करता है तो वो कहता है ग्रुप पे आपकी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट है 5 रुपए, कि अगर 5 रुपए से ऊपर कोई मिस स्टेटमेंट होगी इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। सही है। अगर 5 या 5 से ऊपर की कोई मिस स्टेटमेंट होगी तो उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो यहां पे आयजा ने आपसे कहा कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपोनेंट है तो कंपोनेंट का जो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट होगा वो 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। कैसे होगा कि सब्सिडी में अगर 7 रुपए की भी सब्सिडी में आपने टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट 8 रुपए की रख दी, ग्रुप पे आपने टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट 5 रुपए की रखी है, सब्सिडी में अगर 8 रुपए की होगी, 7 रुपए की मिस स्टेटमेंट सब्सिडी कहेगा मैं इग्नोर कर रहा हूं। सब्सिडी जब इग्नोर कर दिया तो ना उसने रैप में लिया, ना उसने एग्रीगेट किया, ना उसने आपको बताया। जब आपको ही नहीं बताया तो आप तो 5 रुपए लेके बैठे हो। 7 रुपए की मिस स्टेटमेंट आपने एग्रीगेट करनी थी, रैप लेटर लेना था। सही, आप नहीं ले पाए। तो इसका मतलब है कि जो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट आपकी कंसोलिडेटेड लेवल पे होगी, जो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट आपकी स्टैंड अलोन सब्सिडी लेवल पे होगी, वो ग्रुप लेवल से ज्यादा नहीं हो सकती। सही है। तभी उसने यहाँ पे कहा शैल नॉट एक्सीड, इसका मतलब उसके बराबर हो सकती है, उसके बराबर रख ले, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है। उससे कम हो सकती है, कम करने का कोई सेंस बनता नहीं है इस चीज़ का, लेकिन अगर आप बराबर भी रख लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली अचीव हो जाएगा। अगर आपने 3 रुपये रख ली तो वो 4 रुपये की मिस स्टेटमेंट को आपको कम्युनिकेट करेगा। आप 4 रुपये की मिस स्टेटमेंट देखेंगे तो आपने इग्नोर ही करना है। तो तभी यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट रिगार्डेड एज क्लियरली ट्रिवियल। कंसिडरेशन व्हेन द ग्रुप ऑडिट व्हेन द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व्ड, The group auditor shall communicate to the component auditor the amount determined in accordance with paragraph 35। क्या मतलब प्यारे बच्चों? कंसिडरेशन, खुदा का वास्ते समझ। इसका मतलब है सर एक चौथी कम्युनिकेशन भी आ गई। 3 कम्युनिकेशन तो ऊपर पड़ी प्लानिंग में, एक कम्युनिकेशन पढ़ी ऊपर स्ट्रेटजी में, अब जब मटेरियलिटी पढ़ रहा हूं तो एक और कम्युनिकेशन आ गई, और इस कम्युनिकेशन का नाम क्या है? इस कम्युनिकेशन में इसका मतलब है ये भी आपने कम्युनिकेट करना पड़ेगा भाई, उसको वही नाजिल नहीं होगी। अगर कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है तो ये भी, तो इसको अब इस तरीके से सारी चीज़ों को, मटेरियलिटी है तो मटेरियलिटी में आपने ये कम्युनिकेट करना है, स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी में ये कम्युनिकेट करना है, एक्सेप्टेंस है एक्सेप्टेंस में ये कम्युनिकेट करना है। खुदा का वास्ता है जिस लैंग्वेज में और जिस स्टैंडर्ड की लैंग्वेज से चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना बच्चों। सही है। तो कंसिडरेशन में द कंपोनेंट
ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व, सही है, तो ये चीज़ आपने कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। फिर ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी के 100 कंपोनेंट्स हो और कंपोनेंट ऑडिटर की जरूरत ही ना पड़े और आप कंपोनेंट पे कंसिडरेशन में द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। मैं आगे जाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। चलें जी, जब रिस्क भी आइडेंटिफाई हो गया तो अब हमने उस रिस्क के अगेंस्ट रिस्पॉन्स बनाना है 330 के तहत। यहाँ पे आपसे 600 कहता है, इन अप्लाइंग द 330 द ग्रुप ऑडिटर शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, including the determining the component at which to perform the further audit procedures and the nature, time and extent of the work to be performed at those components। सही है, तो जो भी आपका रिस्पॉन्स बनेगा वो ग्रुप लेवल पे बनेगा। फिर वो वर्ड यूज करता है इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स एट विच टू परफॉर्म द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, किन कंपोनेंट से फर्दर ऑडिट परफॉर्म करना है और अगर करना है तो उसकी नेचर क्या होगी, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसकी एक्सटेंट क्या होगी, उन कंपोनेंट्स के ऊपर ये भी ग्रुप ऑडिटर की जिम्मेदारी है हमारे पास। तो बच्चों अगर मैं रिस्पॉन्डिंग की बात करूं तो ये आप अगर देखें तो ये हमारे पास प्रीवियस स्लाइड थी रिस्पॉन्डिंग टू द असेस रिस्क की, ठीक है, जिसमें हमारे पास द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन इंप्लीमेंट द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू एड्रेस द असेस रिस्क ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ग्रुप एंगेजमेंट शैल डिटरमाइन द टाइप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म बाय द ग्रुप एंगेजमेंट टीम और द कंपोनेंट ऑडिटर्स ऑन इट्स बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इस चीज़ को चेंज करके जो मैंने आपके साथ अभी पढ़ा है वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे ऐड कर दी गई है, दैट द ग्रुप ऑडिटर शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स एट विच टू परफॉर्म द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सही है, उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कंसोलिडेशन प्रोसेस, रिस्पॉन्डिंग टू द असेस रिस्क। तो सर क्या प्लानिंग फेज में आपने कंसोलिडेशन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ली थी? हाँ बच्चों, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि प्लानिंग फेज में हमने कंसोलिडेशन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ली थी, जिसका मतलब है कंसोलिडेशन प्रोसेस के ऊपर कोई रिस्क आइडेंटिफाई किया होगा। अब हमने रिस्पॉन्स फेज पर उस कंसोलिडेशन प्रोसेस के ऊपर भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है। द ग्रुप ऑडिटर शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप एफएस arising from the consolidation process, including evaluate whether all the entities and the business units have been included in the group FS। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आपका रिस्पॉन्स पहले होगा कि सारे के सारे बिजनेस यूनिट, सारे के सारे सब्सिडीज, सारे के सारे एसोसिएट जो कि ग्रुप एफएस का पार्ट बन रहे हैं, क्या वो इंक्लूड हो गए कि नहीं हो गए। Evaluate the appropriateness, completeness and the accuracy of the consolidation adjustment and reclassification। अगली चीज़ कि जितनी भी जो भी consolidation adjustment है क्या वो appropriate है, क्या सारी की सारी include कर दी गई है और क्या वो accurately include कर दी गई है। Evaluate whether the management judgment made in the consolidation process give rise to the indicator of management possible biasness। चौथी चीज़, respond to the assessed risk of material misstatement due to fraud arising from the, अगर consolidation process पे कोई fraud का risk है तो उसके ऊपर भी आपने responses करने होंगे। फिर उसके बाद 2 पॉइंट्स आपके सामने और ऐड करता है वो, और आपसे कहता है इफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी और बिजनेस यूनिट हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड बाय द ग्रुप एफएस, द ग्रुप ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन एप्रोप्रिएटली एडजस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द ग्रुप एफएस। अगर यहाँ पे कॉस्ट मॉडल, अगर यहाँ पे रिवर्शन मॉडल है, यहाँ पे कॉस्ट मॉडल है, तो क्या ग्रुप एफएस में कंसोलिडेशन करते हुए कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट रिवर्शन की पास कर दी गई कि नहीं कर दी। इफ द ग्रुप एफएस इंक्लूड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी और बिजनेस यूनिट विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड एंड दैट differs from that of the group, the group auditor shall take the responsibility for evaluating whether appropriate adjustment have been made to that financial information in accordance with the applicable financial reporting framework। जिसके ऊपर हमारे पास IFRS जो कि कहता है कि 3 महीने तक सही है, 3 महीने तक अंदर आप एडजस्टमेंट पास कर लें। 3 महीने से अगर ज़्यादा का गैप हो रहा है तो उसके अंदर फिर वो इंटरिम क्लोजिंग करना जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर ECL का मॉडल जो है, अगर इम्पेयरमेंट है फाइनेंशियल, अगर अकाउंट रिसीवेबल की इम्पेयरमेंट है, अगर PP की इम्पेयरमेंट है, तो उस इम्पेयरमेंट को आपने उस लेवल पर आके वापस से असेस करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग डेट पर आके वापस असेस करना पड़ेगा। एक चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ बच्चों, उसमें ये है, ये जो कंसोलिडेशन प्रोसेस था ये हमारे पास पहले भी इंक्लूडेड था, ये स्मार्ट हैंड आउट आपके सामने ये पहले भी इंक्लूडेड था। इसको थोड़ा बहुत अमेंड कर दिया गया है और उसको जो है रिस्पॉन्सेस में मूव कर दिया गया है। सही, इस कंसोलिडेशन प्रोसेस को अमेंड कर दिया गया है और उसको जो है वो मूव कर दिया गया है रिस्पॉन्सेस में। बच्चों फिर देखिए अगेन वही हेडिंग आ रही है, कंसिडरेशन व्हेन द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व। व्हेन द ग्रुप ऑडिटर इन्वॉल्व्स द कंपोनेंट ऑडिटर इन द डिजाइन और परफॉर्मेंस ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, द ग्रुप ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद द कंपोनेंट ऑडिटर about the matters that the group auditor or component auditor determined to be relevant to the design of the responses to the assessed risk of maintenance। इसका मतलब है एक और कम्युनिकेशन भी, क्या 5 कम्युनिकेशन नहीं, अब 6ठी कम्युनिकेशन भी आ गई है, अब 7वीं कम्युनिकेशन भी आ गई है कि जब आपने कंसोलिडेशन के ऊपर जब कंपोनेंट ऑडिटर को इन्वॉल्व किया हुआ है और जब आप डिजाइन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो ग्रुप ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा कंपोनेंट ऑडिटर को मैटर्स दैट ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट डिटरमाइंड टू बी रेलेवेंट टू द डिजाइन ऑफ द रिस्पॉन्सेज टू द assessed risk of material misstatement of the group FS for the area of higher assessed risk of material misstatement of the group FS or significant risk identified in accordance
compliance with the ISA 315 on which component auditor is determining the further audit procedure to be performed. The group auditor shall evaluate the appropriateness of the design and the performance of those further audit procedures. When the component auditor perform further audit procedure on the consolidation process, including on sub-consolidation, the group auditor shall determine the nature and extent of the direction and supervision of the component auditor and review their work. The group auditor shall determine whether the financial information identified in the component auditor's communication is the financial information that is incorporated in the group FS. बच्चों खुदा का वास्ते समझने की कोशिश करिएगा। ये ऊपर आप हेडिंग देखें, हेडिंग क्या है? रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क। जब एक रिस्क के ऊपर रिस्पॉन्स आपने बनाना है तो वो जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी है ग्रुप ऑडिटर की, ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की। जब उसने रिस्पॉन्सेज उसकी जिम्मेदारी है तो वो रिस्पॉन्सेज अगर कंपोनेंट ऑडिटर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो रिस्पॉन्सेज को कंपोनेंट ऑडिटर को भी कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। क्या क्या कम्युनिकेट करना पड़ेगा? 4-5 चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी, सही है। सबसे पहली चीज, ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो कि जरूरी है टू डिटरमाइन कि जी हमारा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से हमने देखना है, सही है। दूसरी चीज, जो जहां पे आपके पास हायर रिस्क होंगे या आपके पास सिग्निफिकेंट रिस्क होंगे तो वहां पे जो फर्दर और जो क्या स्पेसिफिक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है वहां तक की डायरेक्शन आपने उसको देनी है। उसके बाद अगर कंसोलिडेशन प्रोसेस वाली चीजें हैं तो इस कंसोलिडेशन प्रोसेस में अगर कोई ऐसी चीज है, लेट्स से इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है, उस सब्सिडी ने किसी के साथ ट्रांजैक्शन करी है, वो ट्रांजैक्शन वो सब्सिडी में पड़ी हुई, उस कंपोनेंट में पड़ी हुई, वो कंपोनेंट ऑडिटर है, तो वो फर्दर जो प्रोसीजर आप डिजाइन करेंगे तो उस कंपोनेंट के लिए प्रोसीजर भी डिजाइन कर रहे होंगे कि भाई ये स्पेसिफिक प्रोसीजर आपने परफॉर्म करना है ताकि मुझे इंट्रा ग्रुप पार्टी पे, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन पे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे आप मुझे कंफर्ट दे दो। और आखिरी चीज ये कंफर्म करना है आपने कि भाई आप इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही काम कर रहे हो, सही है, आप इस सब्सिडरी को ऑडिटर हो और आप इसके ऊपर मुझे कंफर्ट दे रहे हो। तो बच्चों अगेन इसका मतलब है अब तक हमने 5 कम्युनिकेशन पढ़ी थी, 4 कम्युनिकेशन और आगे, लेकिन ये कम्युनिकेशन कौन सी है? ये कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स फेस पे। तो कुछ स्ट्रेटजी पे थी, कुछ हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी पे थी, कुछ हमारे पास आइडेंटिफाइड रिस्क पे थी, कुछ हमारे पास मटीरियलिटी पे थी, कुछ हमारे पास रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क पे थी। ये खुदा का वास्ते, ये जो मैं आपसे कहता हूँ स्कैटर्ड है, इस स्कैटर्ड को अगर आप थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे बच्चों बड़ा कामयाब हो जाएंगे। बिकॉज अगर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा तो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन से पूछ रहा होगा। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे आइजा 600 में आपका सिग्निफिकेंट चेंज आया है, सही है। रिस्पॉन्ड टू द असेस रिस्क के ऊपर मजीद आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, वो गाइडेंस मैं आपके साथ बैठ के रीड कर रहा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, सही है। परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स सेंट्रली। पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है सेंट्रली का। सेंट्रली का मतलब डेटा डिसएग्रीगेटेड नहीं है, होमोजेनस है, ग्रुप लेवल पे सारी चीज़ें हो रही हैं, ग्रुप लेवल पे सिस्टम है, ग्रुप लेवल पे कंट्रोल्स हैं, नेचर भी सेम है, जुरिसडिक्शन भी सेम है, मतलब कोई भी ऐसी रीज़न जिसकी वजह से आप ये डिसाइड करते हो कि मैं उसको ग्रुप लेवल पे काम कर सकता हूँ। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में बी डिजाइन एंड परफॉर्म सेंट्रली ग्रुप लेवल पे इफ द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऑन वन और मोर सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट वैल्यू disclosure in the aggregate will respond to the assessed risk of material misstatement। खुदा का आपने कहा कि भाई मेरा रेवेन्यू के ऊपर सिग्निफिकेंट रिस्क है या रेवेन्यू के ऊपर मेरा रिस्क है, तो रेवेन्यू आपका सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बन चुका है। जब सिग्निफिकेंट अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बन चुका है तो इसके ऊपर आपने रिस्पॉन्स करना है। जब आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आप कहते हैं कि यार जो रेवेन्यू है इसको मैं सेंट्रली परफॉर्म कर सकता हूँ। मतलब क्या इसका कि इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स का भी रेवेन्यू शामिल है, मुझे मसला नहीं है, लेकिन एक कॉम्पोनेंट्स का रेवेन्यू भी अल्टीमेटली जो है वो जो सिस्टम यूज हो रहा है या शेयर्ड सर्विस सेंटर है या जो ग्रुप के पास कंट्रोल्स हैं या ग्रुप के पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सारा डेटा वही कैप्चर कर रहा है। चूंकि सारा डेटा वही कैप्चर कर रहा है तो मैं इसको सेंट्रली काम कर सकता हूं। मुझे मैं कंपोनेंट के ऊपर सेंट्रली काम कर रहा हूं, मुझे कंपोनेंट ऑडिटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो पहली जो आपकी अप्रोच होगी वो सेंट्रली अप्रोच होगी, सही है। तो आपने सेंट्रली परफॉर्म कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर द रेवेन्यू ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटायर ग्रुप आर मेंटेन्ड सेंट्रली। एग्जाम्पल अ शेयर्ड सर्विस सेंटर, जो मैंने आपको पीएनजी का एग्जाम्पल दी बच्चों, सही है। फैक्टर्स दैट मे रेलेवेंट टू द ऑडिट डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसेस सेंट्रली इंक्लूड। तो क्या हमने सेंट्रली काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? द लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कॉमनलिटी ऑफ कंट्रोल्स, द सिमिलरिटी ऑफ द ग्रुप्स एक्टिविटीज एंड द बिजनेस लाइन। सही है। रेवेन्यू स्ट्रीम लाइन भी सेम है, प्रोसेस भी सेम है, कंट्रोल भी सेंट्रलाइज्ड है, ट्रांजैक्शन भी सेंट्रलाइज हो रही है, रिकॉर्डिंग भी सेंट्रलाइज है, शेयर सर्विस सेंटर के पास सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड पड़ा है। मैं क्यों कंपोनेंट ऑडिटर को बोलूँ कि तुम काम करो, मैं खुद सेंटर पे बैठ के खुद काम कर सकता हूँ। तो यहाँ जो मेरा रिस्पॉन्स बनने जा रहा है, पहला काम परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर सेंट्रली बच्चों। अगली चीज हमारे पास है परफॉर्मिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एट द component level, at the component level, सही है। In other circumstances, procedure to respond to the risk of material misstatement of the group financial statement that are related to the financial information of a component may be more effectively performed at the component level. This may be the case जब different revenue streams होंगी, multiple line of business होगी, नेशनल बैंक के पास interest income and interest received आ रहा है, लेकिन NBP exchange के पास जो है वो shares की transactions की चीजें आ रही है, सही है। Operations
ऑपरेशंस अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, यहाँ जो आप उसे परफॉर्म करेंगे वो कंपोनेंट लेवल पे जाके करेंगे। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, जब आप सेंट्रली परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप ग्रुप मटीरियलिटी के बेसिस पे कर रहे हो, ठीक हो गया। और जब भी आप कंपोनेंट लेवल पे काम कर रहे होंगे तो आप कंपोनेंट की मटीरियलिटी के बेसिस पे कर रहे होंगे। फिर आपके सामने वो आपको मजीद गाइडेंस देता है, द लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, 100-150 सब्सिडीज हैं whose financial information is individually immaterial but material in the aggregate to the group FS। वही वाली बात कि यहाँ पे आपका जो आपके पास जो बैलेंस है फॉर एग्जांपल 150 है, वो इंडिविजुअली मटेरियल नहीं है, लेकिन जब उसको प्लस करता हूँ मैं तो वो बहुत ज़्यादा मटेरियल बन जाती है, सही। और यहाँ पे आपके पास एक एग्रीगेट एरर आ जाता है। इस चीज़ को कैसे करें, तो वो कहता है ग्रुप में बी comprised of a large number of components whose financial information is individually immaterial but material in the aggregate to the group FS, circumstances such as these in which the significant class of transaction account balance or disclosure in the group FS are disaggregated over a large number of components may present additional challenges। सही है, उसके पास यहाँ पे ऑडिटर के पास एक एडिशनल चैलेंजेस फेस करेंगे। अब क्या इसके इन सम केसेस कुछ जगह पे ये हो जाएगा, इट मे बी पॉसिबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर सेंट्रली on these significant class of transaction account balance or disclosure, example if they are homogeneous subject to common controls and access as information can be obtained। सही है, तो पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास इंडिविजुअली इतने सारे इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं तो आप ये चेक करें कि क्या आप उसको सेंट्रली काम कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रली काम कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह करें ना यार, सेंट्रली काम करें, उसकी पॉपुलेशन को क्लब भी तो करना है भाई, समझने की कोशिश करिएगा। मैं अब जब नेशनल बैंक के रेवेन्यू पे काम करने जा रहा हूं तो उसमें मेरी पॉपुलेशन सिर्फ नेशनल बैंक का रेवेन्यू नहीं होगी, उस पॉपुलेशन के अंदर एनबीपी एक्सचेंज की रेवेन्यू भी होगी, उस पॉपुलेशन के अंदर एनबीपी के एक और सब्सिडीज है टॉरस सिक्योरिटीज, वो भी उसकी भी इंफॉर्मेशन होगी। सही, अगर वो होमोजेनियस है, सेंट्रलाइज्ड है, कॉमनैलिटीज है, वो सारे फैक्टर्स कंसीडर करूंगा तो उसकी पॉपुलेशन को ऐड करके आप सेंट्रलाइज एक सैंपल मारे, ग्रुप मटेरियल डालें और जो सैंपल साइज आते हैं उसके ऊपर आप काम कर लें, आपके पास कंफर्ट आ जाएगी इससे। सही है, द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में बी आल्सो इंक्लूड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद आइजा 520। अगला काम आप ये कर सकते हैं कि आप ये करें, आप कहें कि फॉर एग्जांपल यार ये क्या कहते हैं, मैं ग्रुप लेवल पर तो उसके ऊपर काम नहीं कर सकता, सही है, और इतने छोटे इंडिविजुअल कंपोनेंट है, मैं अगला काम क्या करूं। तो आप एक काम ये करें, आप ये देखें चूंकि आप ग्रुप लेवल के अंदर जो आपके पास सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जो स्टैंड अलोन से आ रहा था, जो ग्रुप का आ रहा था, उसके ऊपर तो आप काम कर चुके हैं। अब इतने सारे छोटे कंपोनेंट है, उसके ऊपर आप अगला काम कर सकते हैं आइजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। सही, आइजा 520 के हिसाब से जो मैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूं, उन कंपोनेंट्स के ऊपर आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं। या वो कहता है इन अदर केसेस इट मे बी नेसेसरी टू परफॉर्म द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट द सेलेक्टेड component to address the risk of material misstatement of the group FS. The determination of the component at which the audit procedure are to be performed and the nature, term, extent of the further audit procedure to be performed at the select component are matter of a professional judgment। अब वो यहाँ पे कहता है कि जी अब फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पॉपुलेशन को मर्ज कर दिया और मर्ज करके आपने सेंट्रल लेवल पे काम कर लिया, रिमेनिंग पॉपुलेशन के ऊपर आपने आइजा 520 अप्लाई कर दिया, सही है। अब आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाली अप्रोच आप काम नहीं कर सकते, सही है, आप सेंट्रली काम कर ही नहीं सकते, और बेतहाशा पॉपुलेशन, बेतहाशा कंपोनेंट्स हैं जो कि इंडिविजुअली इमटेरियल है लेकिन एग्रीगेट करके मटेरियल। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में वो आपसे कहते हैं कुछ कंपोनेंट्स को आप सेलेक्ट कर लें और कुछ कंपोनेंट को सेलेक्ट कर लें और उस कंपोनेंट को सेलेक्ट करके आप उन बैलेंसेस के ऊपर काम कर लें, सही, उन बैलेंसेस के ऊपर आप काम कर लें। फिर वो कहते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। नेचर एंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पर 3 अप्रोच आपको कहता है पहला पूरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करें, दूसरा 1 और मोर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर काम करें, तीसरा स्पेसिफिक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें। बच्चों ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। मैं अगर आपके सामने आइजा 600 का हैंड आउट शेयर कर लूँ, अगर आप ये देखें तो इसको बिल्कुल सेम रखा गया है, A31 से लेके A135 तक इसके ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। अगर आप किसी कंपोनेंट को सेलेक्ट करते हैं, उस कंपोनेंट के पूरे कंपोनेंट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, उस कंपोनेंट के किसी अकाउंट बैलेंस से भी काम कर सकते हैं और उस अकाउंट बैलेंस के उस कंपोनेंट के ऊपर कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं, सही है। तो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों, ये कट हो चुका है, सही है, कट हो चुका है। इसका मतलब है डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट में 2 अप्रोच है, या सेंट्रली है या कंपोनेंट लेवल है। और अगर कंपोनेंट लेवल होगा तो पूरे कंपोनेंट का करवा लें, कंपोनेंट किसी अकाउंट बैलेंस का करवा लें, या कंपोनेंट के किसी स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर पे परफॉर्म करवा लें। तो अब जो आपके पास अप्रोच है वो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की नहीं है। अब आपके पास अप्रोच ये है कि अगर आपने कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना है तो पहली अप्रोच सेंट्रली आप काम करने की कोशिश करें। अगर सेंट्रली काम नहीं कर सकते तो फिर आपने कंपोनेंट लेवल पे आके काम करना होगा। कंपोनेंट लेवल पे जब आपने काम करना होगा तो अप्रोच 3 ही है,
पूरे कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपोनेंट के 1-2 अकाउंट बैलेंस, या तीसरी चीज़ कंपोनेंट के ऊपर कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रिस्पॉन्स, और जब रिस्पॉन्स में आता है तो रिस्पॉन्स के वक्त डिसाइड किया जाएगा कि भाई काम करना किसने है, सही काम करना किसने है। तो पहला काम सेंट्रली करें और दूसरा काम जो है वो आप कंपोनेंट लेवल पे इन 3 अप्रोच के तहत काम कर सकते हैं बच्चों। अगली चीज़, इवेल्युएटिंग द कंपोनेंट ऑडिटर्स कम्युनिकेशन एंड द एडिक्वेसी ऑफ देयर वर्क। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, लिखा हुआ आ रहा है इवेल्युएटिंग दी, इसका मतलब है कंपोनेंट ऑडिटर को कम्युनिकेट कर दिया गया है, ऐसी तो कोई हेडिंग आई नहीं है बच्चों पर। बच्चों मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन जो स्कैटर्ड उसने करा हुआ है ना, अगर आप वो समझ लेंगे ना, कुछ आपने एक्सेप्टेंस के वक्त, कुछ आपने स्ट्रेटजी के वक्त, कुछ आपने अंडरस्टैंडिंग के वक्त, कुछ आपने रिस्क के वक्त, कुछ आपने मटीरियलिटी के वक्त, कुछ आपने फर्दर रिस्पॉन्स के वक्त, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हैं। आप जब कम्युनिकेट कर चुके हैं तो उसका रिस्पॉन्स आया है, सही है। जब उसका रिस्पॉन्स आएगा तो आपने ये देखना है। इस रिस्पॉन्स के ऊपर मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जब हम पढ़ते थे कम्युनिकेशन विद द ग्रुप ऑडिटर, तो हमारे पास ये चीज़ें कम्युनिकेट, ये हेडिंग आया करती थी, सही है। इसको चेंज कर दिया गया है और वेरियस फेजेस में कवर कर दिया गया है। कौन से फेज, मैंने आपके सामने 5-6 फेजेस बताया, उन सबके अंदर जो कम्युनिकेशन के वर्ड्स आ रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कम्युनिकेट करती हैं। उसके बाद जो कंपोनेंट ऑडिटर से कम्युनिकेशन होती थी ग्रुप एंगेजमेंट टीम को, ये ऑलमोस्ट हमारे पास सेम रहा है, सही है, एग्जैक्टली सेम रहा है। कुछ चीज़ें ऐड हो गई, फ्रॉड का वर्ड ऐड हो गया, डेफिशिएंसी इन द सिस्टम इंटरनल कंट्रोल हो गया, बाकी जितने फैक्टर्स थे वो अभी भी उसने इंटेक्ट रखे में प्यारे बच्चों, सही है। मैं आपके साथ पढ़ भी लेता हूँ उसको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन विच द कंपोनेंट ऑडिटर हैज़ बीन रिक्वेस्टेड, किस कंपोनेंट के ऊपर आपने काम किया मुझे वो कंफर्म कर दो। वेदर द कंपोनेंट ऑडिटर हैज परफॉर्म द वर्क रिक्वेस्टेड बाय द ग्रुप ऑडिटर, क्या आप मुझे लिख के दें कि जी जो मैंने आपसे काम किया था क्या आपने करा है, आपने क्या एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया है, कोई नॉन कंप्लायंस लॉज एंड रेगुलेशन की आपको आइडेंटिफाई हुई है, कितनी करेक्टेड और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मुझे वो बता दें, पॉसिबल मैनेजमेंट बाइसनेस है, कोई सिस्टम इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है, फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड है, कोई ऐसा मैटर है जो कि रेलिवेंट हो मेरे लिए, कंपोनेंट ऑडिटर्स की ओवरऑल फाइंडिंग एंड कंक्लूजन क्या है। उसके बाद द ग्रुप ऑडिटर शैल डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग फ्रॉम द कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर इंक्लूडिंग दोस इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ 45 विद द कंपोनेंट ऑडिटर, कंपोनेंट मैनेजमेंट और ग्रुप मैनेजमेंट, इवैल्यूएट वेदर द कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर आर एडिक्वेट फॉर द ग्रुप ऑडिटर्स पर्पस, इफ सच कम्युनिकेशन नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रुप ऑडिटर पर्पस द ग्रुप शैल कंसीडर द इम्प्लीकेशन ऑन द ग्रुप ऑडिट, सही है। तो यहाँ पे वो आपसे कम्युनिकेशन कह रहा है कि सिर्फ आपके पास लिखा हुआ नहीं आना चाहिए बल्कि कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। पैराग्राफ 47 पढ़ लो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। The group auditor shall determine whether and the extent to which it is necessary to review the additional component auditor audit documentation. उससे खत का रिप्लाई तो आ गया लेकिन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करनी है। इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन द ग्रुप ऑडिटर शैल कंसीडर, क्या कंसीडर करेगा, द नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द कंपनी, इसने काम क्या करा है, उसकी नौयत क्या है, कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर, द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर एंड द रिव्यू ऑफ देयर वर्क। जितना साथ साथ आपने उसके पूरे ऑडिट प्रोसेस में इंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो सारा काम डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा। डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, रिस्क फैक्टर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सही है, इसको कंसीडर करो रिस्क में, रिस्क भी मैं बता रहा हूँ, मटीरियलिटी भी मैं बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सेस में इन फैक्टर्स को कंसीडर करो, ये प्रोसीजर परफॉर्म करो, इन फैक्टर को कंसीडर करो, कंसर्वेशन प्रोसेस में सारे काम करो। ये सारी बातें मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, फिर मेरे पास आ भी रहे। जितनी ज़्यादा इन सारी डायरेक्शन पर इन्वॉल्व करूँगा डिपेंड करता है कि मुझे कितना उसके काम को रिव्यू करना पड़ेगा। और गाइडेंस में हमें अदर फैक्टर्स भी दिए हैं प्यारे बच्चों कि डिग्री टू विच द कंपोनेंट ऑडिटर वाज इन्वॉल्व इन द डिस्कशन प्रोसेस, जितना ज़्यादा वो प्लानिंग फेज में इन्वॉल्व रहा होगा आपके साथ रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट में, उतना कम उसके काम का आप रिव्यू करोगे बिकॉज वो आप ऑलरेडी उसको प्लानिंग फेज में अच्छा टाइम दे चुके हो। द सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड बाय एंड द फाइंडिंग और कंक्लूजन ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर अबाउट द मैटर्स दैट आर मटीरियल टू द ग्रुप एफएस, अगर कोई ऐसी फाइंडिंग और कंक्लूजन है, कोई ऐसा मैटर इसके अंदर सिग्निफिकेंट जजमेंट है और ग्रुप के लिए रेलिवेंट है, जाहिर सी बात तो सीरिया को आप रिव्यू करोगे। द कॉम्पिटेंसी द कैपेबिलिटीज वेदर द कंपोनेंट ऑडिटर एंड द ग्रुप ऑडिटर सब्जेक्ट टू द कॉमन पॉलिसीज प्रोसीजर फॉर द रिव्यू ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। दोनों पीडब्ल्यूसी के फर्म है, दोनों नेटवर्क फर्म है, तो जाहिर सी बात है मेरा रिव्यू का मकाम उतना नहीं होगा, उतना एक्सटेंसिव नहीं होगा जितना किसी और फर्म के लिए हो रहा होगा। अगली चीज़ प्यारे बच्चों, सब्सिक्वेंट इवेंट, सही है। अब जब परफॉर्मेंस फेज भी होगा, सब्सिक्वेंट इवेंट का आपको पता है ग्रुप की रिपोर्ट साइन होने जा रही है 30 मार्च को। सब्सिडी से जो मुझे रिप्लाई आया है, सब्सिडी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हुआ है वो 20 मार्च को है, सही है। जब मैं ग्रुप पे साइन कर रहा हूँ 30 मार्च को, तो ऐसा हो सकता है कि सब्सिडी को 20 मार्च के बाद कोई इवेंट पेश आ सकता है, 25 मार्च को, 26 मार्च को, सही है। तो यहाँ पे इन अप्लाइंग द एज अ 560 द ग्रुप ऑडिटर शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मिंग प्रोसीजर इंक्लूडिंग द एप्रोप्रिएट रिक्वेस्टिंग कंपोनेंट ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर डिजाइन टू आइडेंटिफाई इवेंट्स दैट मे रिक्वायर एडजस्टमेंट्स इन द ग्रुप एफएस। ये कब तक होगा? ये 20 मार्च तक होगा,
सही है। मैं उसको प्रोसीजर परफॉर्म मैं उसको बताऊंगा एज अ 560 के तहत ग्रुप ऑडिटर शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मिंग प्रोसीजर इंक्लूडिंग एज अप्रोप्रिएट रिक्वेस्टिंग कंपनी ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर डिजाइन टू आइडेंटिफाई इवेंट्स दैट मे रिक्वायर जस्टिफिकेशन द ग्रुप एफर्ट्स, सही है। तो ग्रुप लेवल पे ग्रुप पार्टनर की जिम्मेदारी है, सही है। कंसिडरेशन में द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व, अगर कंपोनेंट ऑडिटर इन्वॉल्व है तो ग्रुप ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द कंपोनेंट ऑडिटर टू नोटिफाई द ग्रुप ऑडिटर इफ दे बिकम अवेयर ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स दैट मे रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द ग्रुप एफर्ट्स, सही है। तो मैं यहाँ पे इसको कहूंगा कि जी अगर आपको कोई पता चलता है तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट भी आपने मुझे कम्युनिकेट करना है, सही है। आपने तो मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट कैसे करूंगा, इसका मतलब ये भी ग्रुप रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन का पार्ट बनेगा, ये भी मेरी तरफ से कम्युनिकेशन जा रही होगी। आखिरी चीज़ प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएटिंग द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। In applying ISA 136, the group auditor shall evaluate whether the sufficient appropriate audit evidence has been obtained from the audit procedures performed, including from the work performed by the component auditors on which to base the group audit opinion. The group engagement partner shall evaluate the effect on the group audit opinion of any uncorrected misstatement, whether identified by the group auditor or communicated by the component auditor, and any instances where there has been an inability to obtain sufficient appropriate audit. जब मैं sufficient evaluate करूँगा तो scope limitation को भी consider करूँगा, uncorrected misstatement को देखूँगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो प्रोसीजर मैंने परफॉर्म करे, चाहे ग्रुप ने करे चाहे कॉम्पोनेंट ने करे, क्या उससे मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। एक चीज़ जो मैंने आपसे कहा था कि उसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, एडिशनल कंसिडरेशन व्हेन द एक्सेस टू कंपोनेंट ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर उसके वर्किंग पेपर्स पे रिस्ट्रिक्शन है, उसकी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ ग्रुप ऑडिट में प्रेजेंट सम एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज चैलेंजेस इन द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. The group auditor may be able to overcome such restriction. There may be the case, for example, when the law or regulation restrict the component auditor from providing documentation outside its jurisdiction, or when war, civil unrest, or this. ये सारी चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी, सही है। The group auditor may be able to overcome such restriction. For example, visiting the location of the component auditor. मैं कॉम्पोनेंट ऑडिटर लोकेशन में विजिट करके उसके लैपटॉप पे वर्किंग्स वगैरह को रिव्यू कर सकता हूँ, और मीटिंग विद कॉम्पोनेंट ऑडिटर्स इन अ लोकेशन डिफरेंट फ्रॉम वेयर द कॉम्पोनेंट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड। मैं इंडिया नहीं जा सकता भाई, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, चलो आज दुबई चले जाते हैं, सही है भाई। रिव्यू द रेलिवेंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिमोटली थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन, सही है। अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको कहता हूँ, लाइक मैंने PNG में ये करा था कि जाहिर सी बात है PNG मनीला तो नहीं जा सकता था ना, उनको यहाँ पे बुला सकता था, तो फिर हमने कहा, और वो वर्किंग पेपर में शेयर कर नहीं सकते थे बिकॉज जुरिस्डिक्शन का मसला था, तो हमने कहा था कि ठीक है आप हमें क्या कहते हैं, बिकॉज रेवेन्यू वगैरह सेंट्रलाइज हो रहा था, तो हमने कहा था ठीक है जी आप हमें बैठ के जूम पे सारी चीज़ें रिव्यू करवाएं। रिक्वेस्टिंग द कंपोनेंट ऑडिटर टू प्रिपेयर एंड प्रोवाइड अ मेमोरेंडम दैट एड्रेस द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, होल्डिंग डिस्कशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर इफ नेसेसरी टू डिस्कस द कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम। तो आप एक मेमोरेंडम बना लें कि आपकी क्या अप्रोच थी, क्या काम करा, किसी चीज़ें देखी क्या थी, आप वर्किंग पेपर शेयर ना करें, लेकिन एक मेमोरेंडम वगैरह बना लें और मेमोरेंडम हमसे शेयर कर लें, सही है। डिस्कसिंग विद द कंपोनेंट ऑडिटर द प्रोसीजर परफॉर्म द एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन रीच्ड बाय द कंपोनेंट ऑडिटर। और फिर आप ठीक है जी आप अपने वर्किंग पेपर शेयर नहीं कर सकते, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, वर्क प्रोसीजर, वर्क परफॉर्म और कंक्लूजन आ रहा होगा, लेकिन क्या कहते हैं हम साथ बैठ के डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आपने सारी चीज़ें परफॉर्म करी भी हैं या नहीं करी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मैंने उसके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना है बिकॉज सिग्निफिकेंट मैटर है, ग्रुप लेवल पे सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो इस चीज़ के ऊपर आप लाजमी ये काम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैं पैराग्राफ A180 भी आपके साथ रीड कर रहा हूँ बच्चों इसलिए बिकॉज इंपॉर्टेंट है, सही है। एक चीज़ मेरी सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं आपके साथ एक क्विक रिवाइज करूँ और एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारे पास प्यारे बच्चों लास्ट उसका हैंड आउट था, हमारे पास ऑब्जेक्टिव में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये डायग्राम थी जो मैंने सारी डायग्राम आपके साथ बैठ के पढ़ी है, सारी समझी है। इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड हो गई है, ISQM1 ऐड हो गया। उसके बाद जब ISQM1 उभर के आया तो हमारे पास जो है वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ISQM1 में होता था, ISA 220 में होता था। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आ गए। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस बच्चों, ये हमारे पास पिछले इसका हैंड आउट था एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस में, और इस एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस के अंदर हमारे पास मजीद कुछ चीज़ें ऐड हो गई है। ग्रुप जो उसकी वर्डिंग चेंज हुई है वो ग्रुप लेवल पर चेंज हुई है, किसी ग्रुप लेवल पर आपने किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी बच्चों ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट स्ट्रेटजी में देखो तो लास्ट टाइम ऑडिट स्ट्रेटजी ISA 600 ने कुछ भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करी थी। इस बार अगर आप ऑडिट स्ट्रेटजी देखें तो ऑडिट स्ट्रेटजी में कौन से कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है, क्या रिसोर्सेज होगी, क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या इंगेजमेंट लेटर होगा, क्या आपके पास इंगेजमेंट परफॉर्मेंस होंगी, क्या आपके पास इंगेजमेंट रिसोर्सेज होंगी, इन सारे के ऊपर बेतहाशा गाइडेंस प्रोवाइड करी है आपके पास। जब हमारे पास ये चीज़ हो जाती है तो अगली चीज़ हमारे पास फिर अंडरस्टैंडिंग की आती है। लास्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप था, इट्स कॉम्पोनेंट था, इस चीज़ को चेंज कर देगा। ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग, ग्रुप का एनवायरनमेंट, ग्रुप के इंटरनल कंट्रोल, ग्रुप के एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसकी आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो फिर आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और रिस्क को असेस करते हैं बच्चों। जब रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करते हैं तो उसके बाद अगला काम आपके पास था अच्छा अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट ऑडिट। लास्ट टाइम जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था इसको अगर आप देखें तो इसको ऑडिट स्ट्रेटजी में मूव कर दिया गया, सही है। इस चीज़ों को ऑडिट स्ट्रेटजी, क्या आप अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो, चेकलिस्ट वगैरह कर सकते हो,
अंडरस्टैंड करो कि वो कंप्लाई करेगा एथिकल रिक्वायरमेंट से नहीं, उसकी कॉम्पिटेंसी वगैरह, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज, ये सारी चीज़ों को ऑडिट स्ट्रेटजी का पार्ट बना दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट था। मटीरियलिटी में हमारे पास आपने कंपोनेंट की परफॉर्मेंस मटीरियल डिटरमाइन करनी होगी और ट्रिवियल थ्रेशोल्ड डिटरमाइन करना होगा, और वो कितना ज़्यादा कितना कम होता है उसके ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड करती है। फिर जब मटीरियल डिटरमाइन हो गई बच्चों तो रिस्पॉन्डिंग टू द असेस रिस्क आ गया। ये हमारे पास रिस्पॉन्डिंग टू द असेस रिस्क में प्यारे बच्चों पुरानी गाइडेंस प्रोवाइड की गई थी। रिस्पॉन्डिंग टू द असेस रिस्क में अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन प्रोसेस जो पहले अलग से एक टॉपिक होता था उसको रिस्पॉन्डिंग टू द असेस रिस्क के अंदर शामिल कर दिया गया है, और यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्डिंग टू द असेस रिस्क के अंदर जो बहुत ही ज़बरदस्त गाइडेंस प्रोवाइड की गई है वो ये करी गई है हमें कि जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो रिस्पॉन्ड करना कैसे है, सेंट्रली करना है या कंपोनेंट पे करना है, और अगर कंपोनेंट पे करना है तो किस क्या तरीके हैं, पूरे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक तो अकाउंट बैलेंस या कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास कंसोलिडेशन प्रोसेस ये भी अमेंड कर दिया गया था और रिस्पॉन्सेस में मूव कर दिया गया था। ये कॉन्सेप्ट को उधर मूव कर दिया गया विद द अमेंडमेंट। कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट ऑडिट लास्ट टाइम एक हेडिंग आ रही थी, अब इसको डिफरेंट फेजेस में इन्वॉल्व कर दिया गया है बच्चों। इसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपोनेंट ऑडिटर, ये अभी भी इंक्लूडेड है, एक दो चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, एक डिलीट कर दी गई है, कॉन्सेप्ट अभी भी इस चीज़ को इंटैक्ट रखा गया है प्यारे बच्चों। और फिर उसके बाद इवेल्युएटिंग द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो इवेल्युएटिंग द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों उसको इंटेक रखा गया है। इवेल्युएट आपने करना है कि क्या कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर आर एडिक्वेट है। कंसीडर करनी है आपने क्या कि अगर उसके काम को आपने रिव्यू करना है, डिटरमाइन वेदर इट इज नेसेसरी टू रिव्यू द अदर पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपने करना है तो आपने कंसीडर करना होगा कॉम्पिटेंसी को, कैपेबिलिटी को, डायरेक्शन सुपरविजन को, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म एज द कंपोनेंट ऑडिटर। सही है। और पैराग्राफ A 148 से 149 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट था, इसके कॉन्सेप्ट को भी इंटेक रखा गया और सब्सिक्वेंट इवेंट भी बच्चों ने पढ़ लिया। अब जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो बच्चों आपका फ़ायदा होगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ है पीएनजी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों अगर हम सबसे पहली चीज़ देखें तो पीएनजी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही। पीएनजी के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यहाँ इसको आप कह लें ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है। अगर कंसोलिडेटेड एफएस है, ग्रुप एफएस है, तो इसके अंदर हमारे पास आ रही है पहली चीज़ रेवेन्यू, और जो रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है लेट से 10,000 रुपये। चूँकि रेवेन्यू 10,000 रुपये का आ रहा है और ये ग्रुप लेवल है, मैं इसके अंदर सब्सिडी का भी सारा मवाद शामिल है। मतलब वो वाला काम नहीं करना है आपने कि आप रेवेन्यू 10,000 है तो इसका ब्रेकअप बना रहे हैं 10 कॉलम कोड, ऐसा नहीं करना। क्या इस रेवेन्यू के ऊपर आपका कोई रिस्क है? यस रिस्क है। इसका मतलब है रेवेन्यू आपके लिए क्या कहलाएगा? ये सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कहलाएगा। इसका मतलब है ग्रुप के पर्सपेक्टिव से आपने इस 10,000 के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। ग्रुप के पर्सपेक्टिव से आपने इस 10,000 के ऊपर ऐसे रिस्पॉन्स बनाना है ताकि वो उस रिस्क को एड्रेस कर सके। अब जब आप रिस्पॉन्स बनाने जाएंगे प्यारे बच्चों, जब आप रिस्पॉन्स बनाने जाएंगे तो आप कहेंगे जो 10,000 का बैलेंस है जो ग्रुप लेवल पे आ रहा है, तो आप मैनेजमेंट को कहेंगे 10,000 का ब्रेकअप दो। मैनेजमेंट को आप कहेंगे 10,000 का ब्रेकअप दो, तो उसके अंदर बहुत सारी सब्सिडीज़ भी आ रही होगी, सब कुछ आ रहा होगा। आप ये समझेंगे क्या ये 10,000 रुपये में से 10,000 रुपये में से जो बैलेंसेज है हमारे पास, क्या ये सेंट्रलाइज्ड है? क्या इसके अंदर कॉमनलिटीज़ हैं? सही है। क्या इसके अंदर होमोजेनस है? अगर आप कहते हो यस, और ग्रुप भी और अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी सेंट्रलाइज्ड है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी सेंट्रलाइज है, तो आप इस 10,000 रुपये के ऊपर प्यारे बच्चों, इस 10,000 रुपये के ऊपर सेंट्रली काम कर लो। समझ आ रही है? इस 10,000 रुपये का इसका मतलब है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कंपोनेंट कौन है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कंपोनेंट ऑडिटर कौन है। आपने 10,000 रुपये के ऊपर सेंट्रली इस चीज़ के ऊपर काम कर लिया। आपने 10,000 रुपये के ऊपर सेंट्रली इस चीज़ के ऊपर मेरे बच्चों काम कर लिया। सही है। आपने कहा 10,000 रुपये के ऊपर सेंट्रली मैंने काम कर लिया। अच्छा, ये आपके पास कहलाता है सेंट्रली। ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये भी हो सकता है कि आप ये कहो कि 10,000 का बैलेंस है, 6,000 सेंट्रली है, 4,000 डिसएग्रीगेटेड है। तो अगर 6,000 सेंट्रली और 4,000 डिसएग्रीगेटेड, तो आप सेम अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। आप सेंट्रली के ऊपर इसी तरीके से जो आपने अप्रोच करी थी, आपको ठीक है 6,000 की मैं कंबाइंड पॉपुलेशन बनाता हूँ और उसके ऊपर काम कर लेता हूँ। इवन अगर डिसएग्रीगेटेड डेटा भी है, 4,000 का डेटा डिसएग्रीगेटेड है, सही है, लेकिन 4,000 का जो डेटा है आपके पास, 4,000 का डेटा जो है वो 4,000 का डेटा एक अलग शेयर्ड सर्विस सेंटर में, शेयर्ड सर्विस सेंटर 2 है, इसका नाम शेयर्ड सर्विस सेंटर 1 है, तो ये अलग शेयर्ड सर्विस सेंटर है। अगर ये अलग शेयर्ड सर्विस सेंटर है तो इसका मतलब है काम टेक्निकली स्पीकिंग इन 4,000 की पॉपुलेशन को भी मर्ज करके किया जा सकता है। इन 4,000 की पॉपुलेशन के डेटा को भी मर्ज करके किया जा सकता है। इसके ऊपर आप काम कर लें, इसके ऊपर आप कंपोनेंट से आप काम करा लें, ये आपकी मर्जी है। सही है। बट समझने की कोशिश करेगा प्यारे बच्चों, अब जो आपने काम करना है ऐसा नहीं है। मतलब पहले क्या होता था, सब्सिडी का रेवेन्यू उसके ऊपर अलग सैम्पलिंग होती थी, उस दूसरी सब्सिडी उसके ऊपर वो कंपोनेंट ऑडिटर अलग सैम्पलिंग कर रहा था, तीसरी सब्सिडी उसके ऊपर तीसरा कंपोनेंट ऑडिटर अलग सैम्पलिंग कर रहा होता। सही है। अब ये अप्रोच नहीं चलेगी प्यारे बच्चों। अब अप्रोच ये है कि अगर आप देखें, अगर आप डेटा को एग्रीगेट कर सकते हैं, डेटा सेंट्रलाइज्ड है, ग्रुप लेवल पर उस पर काम किया जा सकता है, तो ग्रुप जो है वो उसके ऊपर काम परफॉर्म कर ले प्यारे बच्चों। समझ आ रही है बात? ग्रुप उसके ऊपर काम परफॉर्म कर ले। फॉर एग्जाम्पल जो 4,000 का डेटा है, ये आपके पास
ये जो डेटा है ये सब्सिडी बहुत सारी सब्सिडी का है, लेकिन इसकी ये जो है वो सब्सिडी 2 है और इसकी बेतहाशा सब्सिडीज़ हैं बच्चों। जब इसकी बेतहाशा सब्सिडीज़ हैं और सारी की सारी की सब्सिडी एक ही जुरिस्डिक्शन में पड़ी हुई है, तो आप इस वाले को कह सकते हो, इस वाले कॉम्पोनेंट कह सकते हो कि तुम जाके मेरे लिए काम कर लो इसके ऊपर, सही है, रादर देन आप 10 सब्सिडीज़ को बोले। तो एक तरीका तो ये है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा एरिया आ रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपको क्या जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इसका बैलेंस 4000 है, और आपको क्या जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो 3 सब्सिडीज है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है, 3 डिफरेंट सब्सिडीज है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरा एक सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस इसके ऊपर रिस्क है। अब चूंकि मैं सेंट्रली काम नहीं कर सकता इसके ऊपर, बिकॉज इसकी वैल्यूएशन अलग हुई है, अलग जुरिस्डिक्शन में हुई है, अलग कानून के तहत हुई है। ग्रुप कहता है भाई मेरे पास कोई इसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो ये तो एक वो वाली चीज़ है जो वन ऑफ ट्रांजेक्शन होती है। ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कैप्चर हो सकती है और इसके अंदर कहाँ से कॉमनलिटीज आ गई, और उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग है, उसकी लैंड एंड बिल्डिंग है, उसका होटल है, उसकी इंडस्ट्रीज है, ये इसके ऊपर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो मेरी अप्रोच होगी बच्चों वो कंपोनेंट के ऊपर होगी, सही है। तो मैंने ग्रुप लेवल पे रिस्क आइडेंटिफाई करा 4000 का, और मैं ये चेक करूंगा 4000 के ऊपर में कितने पे, तो मैं फिर देखूंगा इसके अंदर पीछे कौन कौन से कंपोनेंट शामिल है। 3 कंपोनेंट शामिल है, और मैं कहता हूँ ठीक है इसके ऊपर ये ग्रुप के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क कर रहा है, तो मैं कंपोनेंट के ऊपर काम करूंगा। या तो कंपोनेंट के ऊपर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काम करवा लूँ, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे काम करवा लूँ, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की किसी स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर पे काम करवा लूँ। तो खुदा का वास्ता है बच्चों को समझने की कोशिश करेगा। आज की क्लास में हमारा जो फोकस था, जो की चेंजेस आई हैं और जो कंटेंट है उसको किसी तरीके से हम कवर कर लें, ताकि हमें पता चल जाए किताब में ये लिखा हुआ है, लॉजिक क्या है, जो लैंग्वेज का चेंज था, जो स्ट्रक्चर चेंज था, वो सारी की सारी डिस्कस कर लिए। अगली जो हमारे पास अप्रोच है वो अप्रोच ये कहलाती है जो सेंट्रली अप्रोच है, और दूसरी अप्रोच आपके पास कहलाती है कि आप कंपोनेंट लेवल पे काम करें। तो सेंट्रली अप्रोच कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा आसान कॉन्सेप्ट है। 10 पॉपुलेशन, जिस तरह हम कंपनी वगैरह में काम करते हैं, कंपनी है उसके 15 GL आ रहे होते हैं, आप मर्ज कर देते हैं ना यार, और मर्ज करके सैम्पलिंग कर देते हैं ना, सेम अप्रोच यहाँ पे भी, ठीक है, कि आप उसको मर्ज करें और आप सैम्पलिंग कर लें। जब एक चीज़ सैंपल का पार्ट बन गई, पॉपुलेशन का पार्ट बन गई, तो सैम्पलिंग रिस्क आपका ऑटोमेटिकली कवर हो गया। तो बच्चों मैंने कोशिश करी कि बहुत डिटेल में जाके एक एक पैराग्राफ आपके साथ रीड करूँ, और पैराग्राफ की रीडिंग इसलिए ज़रूरी थी बच्चों बिकॉज ICAP अगर एग्जामिनर सवाल पूछेगा ना तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज 200 तो इसके सिर्फ एप्लीकेशन में पैराग्राफ है, 60-70 इसके मेन पैराग्राफ है, और फिर दोनों की चेंजेस भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो इस लेक्चर को बड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है। जो मैंने स्टार्टिंग की जो बातें बोली थी उसके बेसिस पे मैंने इस पूरे लेक्चर को बनाने की कोशिश करी है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच।